हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉक्स को अपने साथ लेकर सुकेश तेजी से लंदन की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गैंडे की आवाज़ सुकेश के कानों पर पड़ी। शक्तिशाली गैंडे ने सुकेश से कहा, अब जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ, वो V16 पावर ड्रग लेकर। तुम देखना, एक बार उस पावर ड्रग का इंजेक्शन मैं ले लूँ, उसके बाद पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। मैं अपनी ताकत इतनी बढ़ा दूंगा कि ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। बस अब तुम जल्द से जल्द वो पावर ड्रग मेरे पास पहुंचाओ। शक्तिशाली गैंडे ने अपनी बात पूरी कर ली थी, मगर बावजूद उसके सुकेश काफ़ी देर तक खामोश रहा। शक्तिशाली गैंडे ने सुकेश से पूछा, अरे क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? या तुम्हारे मन में कहीं मुझे भी धोखा देने के बारे में कोई ख्याल आ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर अभी बता दो। अभी भी मुझ में इतनी शक्ति है कि तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकाल कर तुम्हें ऐसी सज़ा दूं कि तुम याद रखोगे। सुकेश ने शक्तिशाली गैंडे की बात टालते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं तो यह सोच रहा था कि यह सब कुछ जो भी हुआ है बड़ी आसानी से हुआ है। मेरा मतलब है कि बड़ी आसानी से उस अनिका ने मेरे हाथ में ये बॉक्स थमा दिया। मुझे इसमें कोई ना कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। देखो, मुझे इतना पता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में पहुंची। तब तक उसने ब्लैक बॉक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। फिर सारा का सारा प्योरीफिकेशन प्रोसेस भी मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। पावर ड्रग बदलने का तो उसे टाइम भी नहीं मिला। मुझे यकीन है कि इस बॉक्स के अंदर जो पावर ड्रग मौजूद है वो असली पावर ड्रग है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। वो अनिका बेहद चालाक औरत है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। सुकेश जितना सोचता था या जितनी प्लानिंग कर सकता था, उतनी प्लानिंग और उतनी सोच शक्तिशाली गैंडे की नहीं थी। वो बस ताकत का सहारा लेकर दुनिया जीतना चाहता था। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझ सकता था, इसलिए उसने सुकेश की बात को टालते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? काम इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उस लड़की के दिल और दिमाग में ऐसा खौफ पैदा किया है कि वो मेरी बात को टालने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं बॉम्ब से उसके पूरे इलाके को उड़ा दूंगा जहाँ उसके बच्चे इस वक्त छुपे हुए हैं। और पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हर चीज़ में तुम्हें कोई ना कोई गड़बड़ी दिखाई देने लगी है। तुम बस अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हमें बहुत जल्द इस जगह से निकलना होगा। ये मत भूलना कि क्रिस्टोफर और उसके आदमी भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। एक बार इस आखिरी डोज का इंजेक्शन ले लूँ, उसके बाद तो उस क्रिस्टोफर को भी ऐसा मजा सिखाऊंगा कि वह मरने से पहले ऊपर वाले से बस यही दुआ मांगेगा कि वो फिर से दोबारा इस दुनिया में कदम ना रखे। सुकेश मन ही मन कुछ सोचते हुए तेजी से ड्राइविंग करता रहा। वहाँ लेबोरेटरी बिल्डिंग के कॉरिडोर के एक कोने में अनिका फ़ोन पर एनटीटी कंपनी की मालिक रेखा मौसी से बात कर रही थी। अनिका ने रेखा मौसी से कहा कि क्या आपको यकीन है कि 30 मिनट के अंदर इतने बड़े इलाके में वो बॉम्ब मिल जाएगा? तभी रेखा मौसी की भारी आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, देखो, एक तो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लंदन में आने के बावजूद तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लंदन में आई हो। मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर रखा, और अब मेरी रिया पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम सोचती हो कि मैं अपनी रिया को बचाने में नाकामयाब रहूँगी। तुम नहीं जानती अपनी मौसी को, यहाँ पर मेरी कितनी पावर है। उन लोगों ने जहाँ चाहे बॉम्ब छुपा दिया हो, आधे घंटे के अंदर मेरे आदमी लगा लेंगे कि वो बॉम्ब कहाँ पर है, और उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, एक बार ये मामला निपट जाए उसके बाद तीनों बच्चे मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेंगे, मैं चाहे मर्जी जहाँ रहूँ। अनिका भी एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि एनटीटी कंपनी की कितनी पकड़ थी पूरे शहर पर। सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त तीनों बच्चों को जहाँ ले गए थे वो नॉर्दर्न शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज़्यादातर इंग्लिश मूल के पैसे वाले फैमिलीज ही रहते थे। गांव हमेशा ही बेहद शांत नज़र आता था। खूबसूरत झरने, पहाड़, चर्च इस गांव की ब्यूटी को बढ़ाते थे। रेखा मौसी ने अपनी कंपनी के स्टाफ के जरिए पहले तो यह पता लगाने की कोशिश की कि पिछले 10 दिनों में गांव में कौन कौन से कुरियर कंपनी से क्या क्या पार्सल पहुंचे थे। गांव में ज़्यादातर 2 से 3 कुरियर कंपनी चलती थी, मगर उन तीनों ही कंपनियों में एनटीटी कंपनी के शेयर्स थे, जिसकी वजह से बेहद आसानी से हर रिकॉर्ड के बारे में पता लगाया जा सकता था। कुछ ही देर में छानबीन करके हर पार्सल के बारे में पता लगाया गया। पिछले 10 दिनों में गांव के अंदर जो कोई भी कुरियर वाला आया था या गया था, उन सब के बारे में रिकॉर्ड में जांच किया गया।
कुरियर वैन से लेकर हर पार्सल की डिटेल ली गई। वो पार्सल कब कहाँ कितने बजे पहुंचा था, वो हर डिटेल निकालने के बाद एनटीटी कंपनी के कई एम्प्लॉयज़ गांव में चारों तरफ घूमने लगे। रेखा मौसी ने आधे घंटे का समय मांगा था अनीका से, मगर 10 ही मिनट के बाद उस बॉम्ब का लोकेशन ढूंढ लिया गया। एनटीटी कंपनी की मालिक रेखा मौसी बहुत कम बार अपने स्पेशल लोगों को कोई काम सौंपती थी, मगर वो जब भी अपने लोगों को कोई काम सौंपती थी उन लोगों का इतना अंदाज़ा हो जाता था कि वो काम बेहद प्रायोरिटी से पूरा करना है। इसलिए ऑर्डर मिलते ही महज 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गांव अपने बिजनेस पार्टनर्स की मदद से छान मारने के बाद उन्हें बॉम्ब के लोकेशन का पता चल गया। लेबोरेटरी में बैठी अनीका को जब बॉम्ब के लोकेशन के बारे में पता चला तब उसने राहत की सांस ली। अनीका ने रेखा मौसी से कहा, अब तुरंत पुलिस को खबर कर दो और बॉम्ब के लोकेशन के बारे में बता दो। वो लोग अपने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर तुरंत बॉम्ब को डिफ्यूज़ करेंगे। रेखा मौसी ने इस बात पर हैरानी जताते हुए अनीका से कहा, क्या तुम नहीं जानती अपनी मौसी को? अरे मेरे पास भी बहुत शातिर टीम है। तुम्हारे मौसी के पास अपनी एक पर्सनल बॉम्ब स्क्वाड टीम है। मैं अभी अपनी टीम को हेलीकॉप्टर में वहाँ भेजती हूँ और उन्हें बॉम्ब डिफ्यूज़ करने की कहती हूँ। सरकारी काम में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। अनीका ने रेखा मौसी को समझाते हुए कहा, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। यह काम पुलिस का है और पुलिस से बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। रेखा मौसी ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनीका से कहा, जहां सवाल मेरी रिया और तुम्हारे बच्चों का हो तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी और इस शहर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे आदमियों को रोक सके। अनीका अच्छे से जानती थी कि रेखा मौसी जो भी कह रही थी वो सब सच था, मगर अनीका नहीं चाहती थी कि रेखा मौसी किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में ले। इससे पहले कि रेखा मौसी और कोई आर्गूमेंट कर पाती, अनीका ने उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और खुद ही पुलिस को फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। नॉर्दर्न शहर गांव की पुलिस तुरंत अपने बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ लोकेशन पर जा पहुंची और उन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया। जैसे ही अनीका तक बॉम्ब के डिफ्यूज़ होने की खबर पहुंची, अनीका ने एक लंबी राहत की सांस ली, मगर रेखा मौसी ने अनीका को फ़ोन करके डांट लगाना शुरू कर दिया। रेखा मौसी ने अनीका से कहा, क्या ज़रूरत थी इतना खतरा मोल लेने की? अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता तो बच्चों का क्या होता, तुम्हें पता भी है? अनीका ने रेखा मौसी को शांत करते हुए कहा, बच्चे वहाँ हैं ही नहीं, अगर होते भी तो भी मैं आपको यह कभी नहीं करने देती, क्योंकि ये काम पुलिस का है। हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए। वो लोग जो भी करते हैं वो अपनी प्रोफेशनल और लीगल टीम के साथ मिलकर करते हैं। अगर इसी तरह हर आदमी अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथ में लेने लगा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। रेखा मौसी जानती थी अनीका का स्वभाव किस तरह का था और वो कानून में कितना विश्वास रखती थी। रेखा मौसी ने हैरान होते हुए अनीका से पूछा, अगर बच्चे वहाँ नहीं हैं तो फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? अनीका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वहाँ और भी कई परिवारों के बच्चे मौजूद थे और कई सारे लोग मौजूद थे। अगर वो बम फट जाता तो ना जाने कितने मासूम और बेकसूर लोग मौत के घाट उतर जाते। जब रेखा मौसी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ तब उन्हें भी अपने कहे पर काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अनीका से कहा, मुझे माफ़ करना। बच्चों के प्यार में और बच्चों की फ़िक्र में मैं तो यह भूल ही गई कि उस गांव में और कई मासूम और निर्दोष परिवार रहते हैं। मगर ये तो बचाओ कि बच्चे कहाँ हैं? जब से V16 पावर ड्रग अनीका के हाथ में लगा था तब से लेकर अब तक अनीका को ये पता था कि उसके दुश्मन जरूर बच्चों पर भी अपनी नज़र बनाए हुए होंगे। इसलिए अनीका ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अनीका ने सुष्मिता की मदद से बच्चों को रीलोकेट किया। सुष्मिता बच्चों को नॉर्दर्न शहर गांव में ले गई, जहां एक विला के अंदर तीनों बच्चों को ठहराया गया। बच्चे जब से विला के अंदर गए थे वह वहां से बाहर ही नहीं आए थे। इसका मतलब यह था कि जो दुश्मन बच्चों के ऊपर नज़र बनाए हुए थे उन्हें यही लग रहा था कि बच्चे विला के अंदर ही हैं। सुष्मिता गाड़ी से कई बार बाहर निकलती और रोज़ के ज़रूरत के सामान साथ वापस चली जाती। इससे यह पक्का हो जाता कि सारा का सारा राशन रोज़ भर लिया जाता था और उससे ये बात पक्की होती थी कि बच्चे अभी भी विला के अंदर ही मौजूद थे। मगर हकीकत यह थी कि अनीका के आदमी बच्चों को विला से जुड़े हुए एक बंकर के जरिए विला से कुछ घंटे पहले ही वहां से लेकर चले गए थे। अनीका इतना समझ चुकी थी कि उसके दुश्मन काफ़ी चालाक और शातिर थे, इसलिए अनीका उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहना चाहती थी। अभी रेखा मौसी अनीका के साथ फ़ोन पर बातें ही कर रही थी कि रेखा मौसी के कानों पर रिया की आवाज़ पड़ी। तीनों बच्चों को अपने सामने देखकर रेखा मौसी चौंक गई। तभी अनीका ने रेखा मौसी से कहा, चलो मैंने अपना वादा भी पूरा कर लिया और तीनों बच्चों को आपके पास आपके घर भेज दिया है, ख्याल रखना उनका। अनीका की एक हरकत देखकर रेखा मौसी को अनीका पर प्राउड फील हो रहा था। रेखा मौसी ने अनीका से कहा,
अगर मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें सैल्यूट कर दिया होता। चलो अभी ज़्यादा इतराना मत, तुम्हारा सारा काम ख़त्म करके तुम भी जल्दी चली आओ, मुझे तुमसे अच्छे से खबर लेनी है तुम्हारी। और हाँ, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए थैंक यू। यह कहने के बाद रेखा मौसी ने बड़े ही एटीट्यूड में फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेबोरेटरी में बैठी हुई अनिका को जब पता चला कि गांव में लगा हुआ बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया है, तब उसने एक राहत की सांस ली। अनिका जानती थी कि अब मासूम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा सकती थी। हालांकि अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गैंडे के साथ अकेले मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था, मगर स्पेसी यानी कि सुकेश चाहे कितना भी चालाक हो और एक कंप्यूटर जीनियस हो, मगर वह शारीरिक तौर पर शक्तिशाली गैंडे जितना ताकतवर नहीं था। अनिका जानती थी कि सुकेश यानी कि स्पेसी ही उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट था। वहाँ लंदन की सड़कों पर तेजी से सुकेश अपनी कार आगे बढ़ा रहा था। तभी सुकेश के मोबाइल फ़ोन पर शक्तिशाली गैंडे का कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही शक्तिशाली गैंडे ने सुकेश से कहा, अरे बेवकूफ़, वो बॉम्ब तो डिफ्यूज़ हो गया है। शक्तिशाली गैंडे की बात सुनते ही सुकेश के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वो किसी तरह अपने आप को संभाल कर तेजी से लंदन की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। तभी सुकेश ने रेयर व्यू मिरर में कुछ देखा। जब सुकेश ने अपनी कार के रेयर व्यू मिरर से पीछे देखा, तब उसे एहसास हुआ कि रास्ता बिल्कुल खाली था और ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। सुकेश तेजी से कार आगे की ओर बढ़ा रहा था और उसके पीछे का रास्ता भी बिल्कुल खाली था। सुकेश को इस बात की तसल्ली जरूर थी कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। शक्तिशाली गेंडे ने जो खबर उसे पहुंचाई थी, उस खबर पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुकेश ने फिर से अपने ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गेंडे को पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया है? मेरा मतलब है, इतनी जल्दी कैसे ये सब कुछ हो सकता है? शक्तिशाली गेंडे ने जवाब देते हुए कहा, अरे यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, मगर यह हुआ है और यह बात सच है। अरे मैंने खुद उस इलाके में जो सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे हैं उन पर नज़रें बनाई हुई थी। उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि पुलिस अपने बॉम्ब स्क्वाड के साथ वहां पहुंच चुके थे। पुलिस को वहां पर देखते ही जब मैंने रिमोट दबाने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि बॉम्ब स्क्वाड ने पहले ही डिटोनेटर डिफ्यूज़ कर दिया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता था। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होने के बाद सुकेश ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे यार, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए कम से कम 3 घंटे का वक्त दोगे। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। सुकेश की सांसें काफ़ी तेज होने लगी थी। शक्तिशाली गेंडे ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे तुम डर क्यों रहे हो? स्टाफ यूनिवर्सिटी पर भी मेरी नज़रें टिकी हुई हैं। तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद कोई वहाँ से निकला नहीं है तुम्हारा पीछा करते हुए, और अब तुम स्टाफ यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर पहुँच चुके हो। आज उतना ट्रैफिक भी नहीं है, तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। बस जल्द से जल्द तुम मेरे पास आ जाओ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हमारे पास वो गांव के लोग और अनिका के बच्चे हॉस्टेज नहीं है तो क्या हुआ? हमारे कब्जे में इस वक्त वो चीज़ है जिसे नुकसान पहुंचाने के बारे में अनिका या अनिका के लोग सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे पास V16 पावर ड्रग है। वो लोग चाहकर भी तुम्हें या तुम्हारी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ ही V16 पावर ड्रग भी बर्बाद हो जाएगा। और अनिका के लिए उस पावर ड्रग की क्या अहमियत है, यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने ड्राइविंग पर फोकस करो और अपना पाँव एक्सीलेटर पर जमा कर रखो। जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाओ, उसके बाद तुम्हारी सारी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। शक्तिशाली गेंडे की बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं सुकेश ने भी राहत की सांस ली। वो अब ये अच्छी तरह से जान चुका था कि वो स्टाफ यूनिवर्सिटी से कई मीलों दूर निकल चुका था, और अगर अब बॉम्ब के डिफ्यूज़ हो जाने के बाद कोई उसका पीछा करने वहाँ से निकला भी, तो सुकेश तक पहुँचने के लिए उस इंसान को इस तरह की ड्राइविंग करनी होगी जैसा कि फार्मूला 1 कार रेसिंग के ड्राइवर्स किया करते थे। और सुकेश जानता था कि इस तरह का ड्राइवर उसका पीछा करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं था, मगर फिर भी एहतियातन सुकेश ने अपने कार की स्पीड बढ़ाई और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला रहा। अपनी बेचैनी कम करने के लिए सुकेश ने अपनी कार में पुराने पॉप गाने लगा दिए। गानों की धुन पर अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पटकते हुए सुकेश अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था। सुकेश बार बार डैशबोर्ड खोलकर अंदर रखे बॉक्स को देख रहा था। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वो बॉक्स उसके पास है जिसके अंदर V16 पावर ड्रग मौजूद है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।
लगभग 10 मिनट तक सुकेश तेजी से कार चलाता रहा। एक के बाद एक गाड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ सुकेश आगे बढ़ता रहा, मगर इस बार सुकेश ने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे महसूस हुआ कि एक काली जीप उसके पीछे तेजी से चली आ रही थी। हालांकि जब सुकेश ने देखा कि उसकी खुद की कार काफ़ी हाई स्पीड पर चल रही थी, तब अपने पीछे आ रही कार की स्पीड के बारे में अंदाज़ा लगाकर सुकेश हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड में जो गाड़ी कम से कम 500 मीटर दूर नजर आ रही थी, वो अब 100 मीटर दूर नजर आने लगी थी। धीरे धीरे उस काली जीप और सुकेश की कार के बीच का फासला घटता गया। हालांकि सुकेश ने अपनी कार की स्पीड मेंटेन करके रखी थी, मगर सुकेश ये देखकर हैरान था कि वो काली जीप इतनी तेज़ी से उसकी कार के बगल में आकर चलने लगी थी। देखते ही देखते ब्लैक जीप जो सुकेश के कार के पीछे चल रही थी, वो अब सुकेश के बगल में आकर उतनी ही तेज़ी से चलने लगी। दोनों गाड़ियों की स्पीड बराबर मेंटेन हो गई। उस ब्लैक जीप के कांच चढ़े हुए थे, इसलिए सुकेश कांच के आर पार देख नहीं पा रहा था कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मगर सुकेश के चेहरे के रिएक्शन देखकर यह पता चल रहा था कि सुकेश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे ही सुकेश अपने कार की स्पीड बढ़ाता, वो ब्लैक जीप भी अपनी स्पीड बढ़ाकर सुकेश की कार के बगल में चलने लगती। सुकेश कभी स्पीड घटाने की कोशिश करता तो ब्लैक जीप भी उतनी ही तेज़ी से अपनी स्पीड घटाकर सुकेश के बगल में चलने लगती। शक्तिशाली गेंडा बराबर सुकेश के साथ ब्लूटूथ पर बना हुआ था। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सुकेश से कहा, अरे क्या हुआ? इतनी तेज़ी से सांसें क्यों ले रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? सुकेश ने टकती हुई आवाज़ में शक्तिशाली गेंडे से कहा, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। शक्तिशाली गेंडे ने सुकेश की इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ तुमसे कि स्टैव यूनिवर्सिटी से तुम जब निकले थे उसके बाद आधे घंटे तक मेरे आदमी वहाँ पर थे, वहाँ से कोई नहीं निकला था तुम्हारा पीछा करते हुए। फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी कोई वहाँ से निकलकर तुम तक इतनी तेज़ी से पहुँच गया? ज़रा देख कर बताओ कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। सुकेश भी दरअसल यह देखने की कोशिश कर रहा था कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। कुछ देर के बाद उस ब्लैक जीप की खिड़की का कांच धीरे धीरे नीचे होने लगा। सुकेश ने ड्राइविंग सीट पर जो चेहरा देखा, वो चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। अनिका बड़े ही आराम से अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर सुकेश की ओर देख रही थी। अनिका को अपने बगल में इतनी तेज कार चलाते हुए देखकर सुकेश के होश उड़ गए थे। सुकेश ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। अनिका की कार की स्पीड और उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो इतनी खतरनाक ड्राइविंग करने की बिल्कुल आदी थी। उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी पार्क में जॉगिंग पर निकलना। अनिका कभी अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी करती है और सुकेश को आगे जाने देती, और कभी सुकेश के बगल में आने के बाद अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेती है और सुकेश के आगे निकल जाती। आगे पीछे करते करते अनिका सुकेश को काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी। सुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका की प्लानिंग क्या थी, वो क्या करना चाहती थी उसके साथ। फिर अचानक ही अनिका की कार सुकेश की कार के ठीक बगल में चलने लगी। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। अक्सर ऐसी सिचुएशन में या तो लोगों के चेहरे पर काफ़ी जुनून नज़र आता था और या तो काफ़ी घबराहट, मगर अनिका इन सब बातों से बिल्कुल दूर थी। अनिका बड़े ही कैजुअली सुकेश को ड्राइव करते हुए देख रही थी। उसका एक हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर बना हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियों से बंदूक बनाते हुए अनिका ने अचानक ही सुकेश की ओर तान दी। अनिका ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाल रखा था और अपने हाथों की उंगलियों से बंदूक बनाकर सुकेश की ओर तान रखा था। सुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी। क्या यह अनिका का किसी को मेंटल टॉर्चर करने का एक तरीका था? अनिका काफ़ी तेज़ी से सुकेश के बगल में कार चला रही थी और उसका एक हाथ सुकेश की ओर तना हुआ था। सुकेश के चेहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी। शक्तिशाली गेंडा वहाँ चीख चीख करके सुकेश को पूछ रहा था, अरे तुम बोलोगे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है वहाँ पर? कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? सुकेश शक्तिशाली गेंडे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। सुकेश अपनी कार पर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कभी उसकी नज़रें रास्ते पर होती तो कभी उसकी नज़रें अनिका की उंगलियों पर पड़ती। फिर अचानक ही अनिका ने रास्ते पर एक मोड़ आते ही उंगलियों से बनाई हुई बंदूक को सुकेश की ओर तान कर फायर कर दिया। रास्ते के मोड़ पर ही गाड़ी मोड़ते वक्त जब सुकेश ने यह देखा कि अनिका ने उसकी ओर देखकर अपनी उंगलियों की बंदूक से फायर किया था, तब अचानक उसे ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे सचमुच उस पर किसी ने फायर किया है। उस झटके की वजह से सुकेश की कार रास्ते पर ड्रिफ्ट होने लगी। सुकेश ने किसी तरह तेज़ी से चल रही अपनी कार पर संतुलन बनाया और फिर से वो तेज़ी से रास्ते पर
कार दौड़ाकर अनिका से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। सुकेश एक के बाद एक अपने आगे चल रही गाड़ियों को ओवरटेक करता रहा, मगर अनिका बड़ी ही आसानी से सुकेश के बगल में कुछ सेकंड्स के अंदर पहुंच जाती। अनिका का अपनी कार के ऊपर कंट्रोल देखकर सुकेश के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। अनिका जब चाहे सुकेश के आगे चली जाती, जब चाहे सुकेश के पीछे चली जाती। सुकेश को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका के पास इतनी स्किल होने के बावजूद वो आगे जाकर सुकेश की कार को रोक क्यों नहीं रही थी। आखिर इतना सस्पेंस बढ़ाकर अनिका क्या करना चाहती थी। मगर तभी वो हुआ जो सुकेश ने सोचा था। अनिका झटके से अपनी कार सुकेश के कार से तेज़ी से आगे बढ़ाकर ले गई और 300 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद अनिका ने अपनी कार में अचानक ही ब्रेक मारा और सुकेश के रास्ते में खड़ी हो गई। सुकेश के पास अब बस एक रास्ता था, वो अनिका की कार को तेज़ी से उड़ाकर आगे जा सकता था। मगर सुकेश जानता था कि अनिका की जीप काफ़ी हैवी थी। अगर उसने अपनी कार से जीप को टक्कर मारी तो उसका खुद का बचना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए न चाहते हुए भी सुकेश को अनिका की जीप के कुछ मीटर दूर अपनी कार को ब्रेक मारकर रोकना पड़ा। सुकेश की कार के रुकते ही अनिका धीरे से चलकर सुकेश की कार की ओर आगे बढ़ने लगी। सुकेश के चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। अनिका कैजुअली सुकेश की विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका की बड़ी बड़ी आंखों को शांत देखकर सुकेश के मन की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब सुकेश डरा हुआ अटकती हुई आवाज़ में वो अनिका से कहने लगा, देखो, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि वो V16 पावर ड्रग मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर चाहे तो मेरी जान ले लो, मगर तुम V16 पावर ड्रग तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। वहाँ शक्तिशाली गेंडा बार बार ब्लूटूथ के जरिए सुकेश से कह रहा था, देखो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अगर वो V16 पावर ड्रग बर्बाद हो गया तो हम सबका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि वो पावर ड्रग हमारे लिए क्या मायने रखता है। अपनी जान बचाने के लिए घबराकर कोई ऐसा कदम मत उठा देना जिसके चलते हम बाद में पछताना पड़े। हालांकि शक्तिशाली गेंडे की ये सारी बातें अनिका को नहीं सुनाई दे रही थी, मगर सुकेश की धमकी सुनने के बाद अनिका ने अपने हाथ सुकेश की कार की विंडो से हटा लिया। सुकेश धीरे धीरे अनिका के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाथ हटाने का क्या यह मतलब था कि अनिका सुकेश को जाने दे रही थी? क्या सुकेश की धमकी का अनिका पर कोई असर हुआ था? सुकेश ने अपनी कार फिर से स्टार्ट की। अनिका की कोई मूवमेंट या हरकत नज़र नहीं आ रही थी। सुकेश धीरे से अपनी कार आगे बढ़ाने लगा, मगर इस बार भी अनिका ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सुकेश तेजी से अपनी कार लेकर वहां से चला गया। अनिका ने भले ही सुकेश को आगे जाने दिया था, मगर सुकेश के दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानता था कि अनिका इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। तभी ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गेंडे ने सुकेश के साथ बात करते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अरे तुम्हारे पास इस वक्त V16 पावर ड्रग है जिसके बलबूते पर तुम उस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। सुकेश ने अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ा ली थी। वो रेयर व्यू मिरर से लगातार पीछे देख रहा था। सुकेश ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे तुमने मेरी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं? शक्तिशाली गेंडे ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे इस वक्त तुम्हें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि अब डरना बंद करो और तुरंत मेरे पास आ जाओ। एक बार मेरे पास आ गए तो उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। सुकेश ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे यार, तुम्हारी बकवास बंद करो और तुम अभी इसी वक्त यहाँ मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सोचो। सुकेश की बात सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। अगर मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी यहाँ से निकला तो फिर जब तक मैं तुम तक पहुँचूँगा तब तक क्रिस्टोफर मेरा पीछा करके हमारी पूरी प्लानिंग चौपट कर देगा। इस वक्त मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। अरे इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पर किसी की नज़र नहीं है। तुम चुपचाप ड्राइव करके यहाँ पहुँच जाओ। अगले 1-1.5 घंटे में तुम यहाँ पहुँच जाओगे, फिक्र मत करो। हालांकि शक्तिशाली गेंडे की प्लानिंग काफ़ी सिक्योर सुनाई दे रही थी, मगर कहीं ना कहीं सुकेश को लग रहा था कि ज़रूर कोई गड़बड़ थी। अभी सुकेश ये सब सोच ही रहा था कि रियर व्यू मिरर में सुकेश को फिर से अनिका की ब्लैक जीप दिखाई देने लगी। इस वक्त वो ब्लैक जीप सुकेश को कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था मानो कि यमराज का काला भैंसा उसका पीछा कर रहा हो। सुकेश लगातार रियर व्यू मिरर से अनिका की ब्लैक जीप को देखता रहा। सुकेश को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं रहा कि कब उसके आगे एक कार आ गई और सुकेश की कार ने पीछे से उस कार को टक्कर मार दी।
सुकेश की कार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए आगे चलने वाली कार से जब सुकेश का ध्यान हटा तो उसकी कार ने आगे वाली कार को पीछे से टक्कर दी, जिसकी वजह से सुकेश का बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि टक्कर लगते ही सुकेश ने कार को काबू में कर लिया था, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मगर जैसे ही सुकेश उस कार को ओवरटेक करके आगे जाने लगा, उस कार वाले ने अपनी कार का शीशा नीचा करते हुए सुकेश को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने सुकेश को पुलिस को बुलाने की धमकी दी, मगर सुकेश उस आदमी को शांत करने के लिए इस वक्त रुक नहीं सकता था। सुकेश लगातार अपनी एक्सीलरेटर पर जोर देते हुए वहां से आगे निकल गया। सुकेश ने अपने ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे यार, वो लड़की फिर से मेरा पीछा कर रही है और तुम हो के मुझे सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर आने से भी घबरा रहे हो। शक्तिशाली गेंडे ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे घबरा तो तुम रहे हो एक लड़की से, अरे इतना डरते क्यों हो? क्या तुम एक लड़की का मुकाबला भी नहीं कर सकते? हालांकि V16 पावर ड्रग इस्तेमाल करने के बाद सुकेश का दिमाग दुनिया के सबसे खतरनाक और शातिर दिमागों में से एक हो गया था, मगर सुकेश का शारीरिक विकास शक्तिशाली गेंडे जैसा नहीं था। सुकेश काफ़ी नॉर्मल सा लड़का था, मारपीट की बातों से हमेशा दूर ही रहने वाला। अनिका की आंखों में सनक सुकेश ने पहले ही देख ली थी। अनिका की ब्लैक जीप लगातार स्पीड बढ़ाते हुए सुकेश की कार के पास पहुंच रही थी। सुकेश का डर भी बढ़ता जा रहा था। सुकेश ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, देखो, अगर उस लड़की ने फिर से मुझे पकड़ लिया तो मैं तुमसे कह देता हूँ कि मैं उस लड़की के साथ एक सौदा करके अपनी जान बचा लूँगा। मेरे पास इस वक्त जो बॉक्स मौजूद है उसके अंदर 2 V16 पावर ड्रग के डोज हैं। मैं उसके साथ सौदा करूँगा, एक पावर ड्रग का डोज उसे दूंगा और एक अपने पास रख लूँगा और अपनी जान बचाकर निकल जाऊँगा। सुकेश की बात सुनते ही शक्तिशाली गेंडे ने चिल्लाते हुए सुकेश से कहा, अरे बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, तुम घबराओ मत, जरा इतना तो सोचो कि अगर एक डोज तुमने उसे दे दिया तो हम दोनों क्या करेंगे। ये मत भूलो कि अपनी जान बचाने के लिए हम दोनों का पूरा डोज लेना बेहद ज़रूरी है, ज़रा सोचो। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होते ही सुकेश ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, मैंने सोच लिया है और तुम्हारी जान का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। अगर तुम मुझे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यह कहने के बाद सुकेश ने अपने कानों से ब्लूटूथ की चिप निकाल दी और चलती कार से उसे बाहर फेंक दिया। शक्तिशाली गेंडे की आवाज़ उस ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर दबकर रास्ते पर पड़ी रही। कुछ देर बाद एक चल रही कार ने उस ब्लूटूथ डिवाइस को अपनी टायर तले कुचल दिया। तेज गाड़ी चला रहे सुकेश ने देखा कि आगे कुछ मीटर के बाद एक नदी के किनारे एक एग्जिट दिखाई दे रही थी। सुकेश ने वो एग्जिट ले ली और अपनी कार एक छोटे से पुल के ऊपर खड़ी करके वहां अनिका का इंतजार करने लगा। अनिका की जीप लगभग 10 सेकंड बाद वहां पर आकर रुकी। अनिका की ब्रेक से जो आवाज़ें टायरों से निकली, वो आवाज़ें मानो सुकेश के दिल को चीरती हुई निकल गई थी। सुकेश ने बॉक्स से दोनों V16 पावर ड्रग की शीशियाँ बाहर निकाली और अपने एक हाथ में पकड़ ली। जैसे ही अनिका अपने कदम सुकेश की ओर आगे बढ़ाने लगी, सुकेश ने वो दोनों शीशियाँ अनिका को दिखाते हुए कहा, रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। देखो, मेरे पास एक सौदा है जो तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी। मैं इन दोनों में से एक शीशी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, जिसे लेकर तुम यहाँ से चली जाना। हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। न मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा, न तुम मेरे रास्ते में आना। और अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं है तो इतना याद रखना कि मैं दोनों की दोनों शीशियाँ अभी इसी वक्त इस नदी के अंदर बहा दूंगा और V16 पावर ड्रग को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। फिर यह V16 पावर ड्रग इस दुनिया में किसी के काम नहीं आएगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश का दिया हुआ ऑफर बुरा नहीं था। अनिका के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अनिका को अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए सिर्फ एक डोज की ज़रूरत थी। हाँ, अनिका को आशीष डोगरा के लिए भी काफ़ी सिंपैथी थी, मगर अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष लंग कैंसर के आखिरी स्टेज से गुजर रहा था। अगर V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज आशीष को मिल भी जाता तब भी उसकी जान बचा पाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में सुकेश ने उसे जो ऑफ़र दिया था उसे एक्सेप्ट करना ही अनिका के लिए समझदारी थी, क्योंकि अगर सुकेश ने V16 पावर ड्रग का लिक्विड नदी में बहा दिया तो अलेक्जेंडर की जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अनिका मन ही मन कुछ सोचते हुए सुकेश की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका के धीरे धीरे कदम अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर सुकेश अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। सुकेश ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, देखो देखो मेरी तरफ, आगे बढ़ना बंद करो, वहीं रुक जाओ, वरना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं ये सारा का सारा लिक्विड पानी के अंदर बहा दूंगा।
फिर मुझसे मत कहना कि इतने सालों की मेहनत के बाद जो भी 16 पावर ड्रग मिला था उसे बर्बाद क्यों कर दिया। ये किसी के काम नहीं आएगा, वहीं रुक जाओ। सुकेश की चेतावनी और धमकियां सुनने के बाद भी अनिका ने अपने बढ़ते हुए कदम नहीं रोके। इस बार अनिका के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान भी नजर आने लगी थी। सुकेश की हड़बड़ाहट बढ़ने लगी थी। सुकेश लगातार अपने कदम पीछे बढ़ा रहा था। सुकेश पुल के बिल्कुल एज पर पहुंच चुका था। सुकेश ने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई शीशियां पुल की रैली के बाहर निकाली और अनिका से कहा, अब वहीं पर रुक जाओ वरना अभी इसी वक्त ये सारा का सारा ड्रग पानी के अंदर स्वाहा कर दूंगा। सुकेश की आंखें फटी हुई थी और उसकी आवाज़ में भी काफ़ी लड़खड़ाहट महसूस होने लगी थी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर अपने आगे बढ़ते हुए कदम रोक क्यों नहीं रही थी। क्या अनिका को अपने बेटे से प्यार नहीं था? क्या अनिका को V16 पाउडर की अब कोई ज़रूरत नहीं थी? अनिका की आंखों में अब सुकेश को अपनी मौत नजर आने लगी थी। सुकेश जानता था कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुकेश ने एक शीशी का ढक्कन अचानक खोलकर उस शीशी से थोड़ा सा लिक्विड पानी में बहाना शुरू किया। सुकेश ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखो तुम मुझे बिल्कुल हल्के में मत लो। देखो मैं ये सारा का सारा लिक्विड पानी के अंदर बहा दूंगा। अनिका हैरानी से सुकेश के हाथ की तरफ देखती रही। सुकेश कांपते हुए हाथों से शीशी में मौजूद लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर बहाने लगा था। हालांकि नदी से पुल की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए नदी में पहुंचने से पहले ही सारा का सारा लिक्विड हवा में ही कहीं बहता चला जा रहा था। सुकेश को इस बात की हैरानी थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अनिका अपने बढ़ते हुए कदम नहीं रोक पा रही थी। अनिका ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए सुकेश से कहा, बहा दो, जितना लिक्विड चाहते हो बहा दो। मैं तो कहती हूँ उस दूसरी शीशी का भी लिक्विड तुम इस नदी के अंदर बहा दो। आखिर पानी पानी से मिलेगा तो तुम कुछ पुण्य भी मिल जाएगा। अनिका की बात सुनने के बाद सुकेश हैरानी से अनिका की ओर देखता रहा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे इतनी हैरानी से मत देखो मुझे। तुम्हारे हाथ में ये जो दोनों शीशियाँ हैं उसके अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं है। सुकेश ने पूरी की पूरी शीशी नदी में पलट दी थी, मगर अनिका का रिएक्शन बिल्कुल नहीं बदला। इसके एक बात साफ हो गई थी कि अनिका जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी। सुकेश के हाथ में जो शीशियाँ थी उसके अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं था। सुकेश ने दूसरी शीशी खोलकर उसे सूंघने की कोशिश की, तब उसे एहसास हो गया कि वो जो खतरा अपने सर पर लेकर घूम रहा था वो पानी के अलावा कुछ नहीं था। अपने कदम पीछे ले रहे सुकेश की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने कहा, अरे जब तुम लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हुए ना, तब मुझे एहसास हो गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं इतना तो जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा इतने आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। V16 पावर ड्रग मेरे हाथ में आने के बाद वो ज़रूर मुझे वो पावर ड्रग छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके प्लान में तुम भी शामिल थे, मगर जब मैं तुम्हें लेबोरेटरी के अंदर आते हुए देखा तब मैं समझ गई थी कि तुम शक्तिशाली गेंडे के प्लान का एक हिस्सा हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि अनजान लोगों के सामने मैं V16 पावर ड्रग का प्योरीफिकेशन प्रोसेस पूरा करूँगी। अनिका की बातों से साफ हो गया था कि जब सुकेश अनिका को लेबोरेटरी में पावर ड्रग का प्योरीफिकेशन प्रोसेस पूरा करते हुए देख रहा था, तब दरअसल वो जिस लिक्विड की प्योरीफिकेशन कर रही थी वो V16 पावर ड्रग नहीं था। अनिका ने जो लिक्विड की शीशियाँ सुकेश के हाथों में सौंपी थी वो महज पानी की छोटी छोटी शीशियाँ थी। सुकेश जब उन शीशियों को V16 पावर ड्रग समझकर वहाँ से ले गया, उसके बाद अनिका ने असली प्योरीफिकेशन प्रोसेस शुरू किया और प्योरीफाइड करने के बाद V16 पावर ड्रग को एक वैक्यूम जनरेटेड डिवाइस के अंदर महफूज करके स्टोर कर लिया। जब ये सारी बातें सुकेश के सामने क्लियर हुई तब सुकेश का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। सुकेश किसी तरह अनिका के चंगुल से भागना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो वहाँ पर रुका तो अनिका उसे छोड़ेगी नहीं। इससे पहले कि अनिका के हाथ सुकेश के गिरेबान तक पहुँचते, सुकेश रेलिंग का सहारा लेकर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अनिका को धकेल कर वहाँ से दौड़ा। सुकेश सीधा अपनी कार में जाकर बैठा और इससे पहले कि अनिका सुकेश की कार तक पहुंच पाती, सुकेश अपनी कार को तेज़ी से ड्राइव करते हुए हाईवे की ओर ले जाने लगा। मगर हाईवे पर पहुंचने से पहले ही सुकेश की कार में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना बड़ा था कि धमाके की वजह से हाईवे पर चल रही कुछ गाड़ियां भी एक दूसरे से टकराकर सीधे नदी के पुल से होते हुए नदी के अंदर जा गिरी। धमाके के इम्पैक्ट की वजह से अनिका भी पुल की रेलिंग पर टकराकर सीधे नदी के अंदर गिर गई। पुल और नदी के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। अनिका काफ़ी ऊंचाई से नदी के अंदर गिरी थी। गिरते वक्त अनिका ने देखा कि उसके आसपास 3-4 गाड़ियां भी उसी के साथ साथ नदी के अंदर गिर रही थी। अनिका काफ़ी ज़ोर से पानी में जा गिरी
अनिका के साथ साथ आसपास की गाड़ियां भी एक के बाद एक पानी में डूबने लगी। अनिका किसी तरह स्विम करके नदी के किनारे तक पहुंची। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुकेश ने अपनी ही गाड़ी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। सुकेश ऐसी प्लानिंग करेगा ये बात अनिका की समझ के बाहर थी, मगर इस वक्त अनिका को ये दुख इस बात का हो रहा था कि सुकेश अपने साथ साथ कई ऐसी मासूम जानें लेकर गया था जिनका इन सब के साथ कोई वास्ता नहीं था। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग जमा होने लगे। एक के बाद एक घायल लोगों को वो लोग एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने लगे और अनिका को भी एक एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाने लगे। अनिका ने रास्ते में देखा कि कई लोगों के मृत शरीर रास्ते पर पड़े हुए थे। इस नज़ारे को देखकर अनिका को कहीं न कहीं गिल्ट भी महसूस होने लगा था। अनिका ने इतने बड़े खतरे को पहले से नहीं देखा था। इस बात की शर्मिंदगी अनिका महसूस करने लगी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद अनिका को कुछ स्टिचेस देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल में कई सारे जख्मी लोगों को भर्ती कराया गया। अनिका को पता चला कि एक छोटे से बच्चे जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में बॉम्ब ब्लास्ट इम्पैक्ट से गुजर चुके थे, वो बच्चा होश में आने के बाद अपने माँ बाप के बारे में डॉक्टरों से पूछ रहा था। डॉक्टरों ने उस बच्चे को बताया कि उसके माँ बाप बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे, मगर हकीकत यह थी कि उसके माँ बाप कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। कई लोग बुरी तरह से जख्मी थे। किसी ने अपना हाथ गंवा दिया था तो किसी ने अपना पाँव। सुकेश के कार के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था उसके ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि लगभग आधे किलोमीटर तक उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट महसूस किया गया था। मौत का ऐसा खतरनाक तांडव देखकर अनिका का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि भोले भाले मासूम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ। जब अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी तब अचानक अनिका के मोबाइल फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अनिका ने जैसे ही कॉल उठाया, शक्तिशाली गेंडे की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, कैसा लगा नज़ारा अपने आसपास का? मज़ा आ रहा है ना? शक्तिशाली गेंडे की आवाज़ सुनकर अनिका सब कुछ समझ गई। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे से पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि सुकेश की कार में जो बॉम्ब लगाया गया था वो तुमने प्लांट किया था? एक लंबी सांस लेने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, सुकेश पहले से डरपोक और कमज़ोर रहा था। मैं उसकी हरकतें अच्छी तरह से जानता था। भले ही वो एक कंप्यूटर जीनियस बन चुका था, मगर अपने हालात से लड़ने की ताकत उसमें नहीं थी। वैसे अच्छा ही हुआ वो मर गया। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होने के बाद अनिका ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, वह अकेला नहीं मरा, उसके साथ साथ कई ऐसे लोग मरे हैं जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इतने मासूम लोगों की जान लेकर तुमने बिल्कुल शर्म नहीं आई? शक्तिशाली गेंडे ने इस बात पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे इस दुनिया ने मुझे क्या दिया है जो मैं इस दुनिया की इतनी परवाह करूं? तुम्हें पता भी है कि छोटी सी उम्र में ऐसा हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उस वक्त हमें बचाने के लिए किसी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, और आज तुम चाहती हो कि मैं उस दुनिया की कदर करूं जिसने कभी मेरी कदर नहीं की। यह दुनिया कल जलती आज जल जाए। माचिस चाहिए तो मैं दे दूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में कौन जीता है कौन मरता है। बस मुझे अपने आप को बचाना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शक्तिशाली गेंडे की आवाज़ में ना तो गिल्ट नजर आ रहा था और ना ही उसे अपने किए पर कोई पछतावा हो रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि इस बात पर शक्तिशाली गेंडे के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था, मगर इससे पहले कि अनिका फ़ोन डिस्कनेक्ट करती, शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, रुको रुको, फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से पहले जिस काम के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है वो तो सुन लो। अनिका बिना कुछ बोले वह शक्तिशाली गेंडे की बातें सुनती रही। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, देखो मुबारक हो, तुमने दोनों शीशियों को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं जानता हूँ कि V16 पाउडर का डोज इस वक्त तुम्हारे पास है। मैं ये भी जानता हूँ कि इतनी आसानी से वो डोज मैं तुमसे चुरा भी नहीं सकता था। तुम इस वक्त बहुत बेसब्र हो अपने बेटे के पास जाकर उसे V16 पाउडर का आखिरी डोज इंजेक्ट करने के लिए, जिसके बाद तुम्हारा बेटा इस दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। उसके अंदर वह रूहानी ताकत होगी जो इस दुनिया के किसी भी इंसान में नहीं होगी। वो लड़का देखते ही देखते इस दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा और तुम उसकी माँ यानी कि इस दुनिया की होने वाली महारानी। मैं जानता हूँ कुछ ही देर में तुमने काफ़ी सपने सजा लिए होंगे अपने और अपने बेटे के लिए, मगर इतनी भी बेसब्री अच्छी नहीं है। अगर जल्दबाजी की तो सारा का सारा मामला उल्टा हो सकता है। अनिका समझ नहीं रही थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडा क्या कहना चाहता था। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ।
V16 पाउडर जितना लगता है उतना सिंपल है नहीं। भले ही तुमने उसका प्योरीफिकेशन प्रोसेस पूरा किया हो, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हो, मगर ये मत भूलना कि मैं वो हूँ जिसने पाउडर को मात देकर, उसके साइड इफ़ेक्ट को मात देकर अब तक अपनी जान को बचा रखा है। मैं जितना इस पाउडर को जानता हूँ, पहचानता हूँ, उतना शायद इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे की बात सच थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडा अनिका को V16 पाउडर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, बचपन में जब मुझे कई सारे बच्चों के साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, तब काफ़ी बच्चे मेरे आसपास रोज़ मौत के हवाले होते गए। मैं उनकी लाशें गिरते हुए देखता रहा। तुम जानती हो ऐसा क्यों होता था? ज़्यादातर बच्चों को जो डोज दिए जाते थे वो ठीक तरह से टाइमिंग को ध्यान में रखकर नहीं दिए जाते थे। एक डोज देने के बाद जो दूसरा डोज दिया जाना चाहिए था, उसके बीच में जो इंटरवल होता है वो खास मायने रखता है। अगर अगला डोज देर से दिया गया तो पिछले डोज के साइड इफ़ेक्ट इंसान की जान ले लेते थे, और अगर अगला डोज वक्त से पहले दिया गया तो फिर दोनों डोज के साइड इफ़ेक्ट एक साथ मिलकर इंसान की जान ले लेते थे। बच्चे ज़्यादातर डोज के जल्दी या बाद में दिए जाने के कारण ही मर रहे थे। हम कुछ नसीब वाले बच्चे थे जिनके डोज ठीक टाइमिंग पर दिए जाने लगे थे। इसे नसीब कहो या फिर हमारी जीने की इच्छा, हमें जब भी डोजेज मिले हैं, हमें वो प्रॉपर ड्यूरेशन और टाइमिंग का ख्याल रखकर ही मिले हैं। अनिका धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे की सारी बातें समझने लगी थी। शक्तिशाली गेंडे का कहने का मतलब यह था कि अगर अनिका ने जल्दबाजी में अलेक्जेंडर को V16 पाउडर के इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया तो फिर हो सकता है कि अलेक्जेंडर का शरीर नए डोज के साइड इफ़ेक्ट को पुराने डोज के साइड इफ़ेक्ट के साथ झेल न सके। अभी अलेक्जेंडर को V15 पाउडर का डोज दिए 1 महीना ही हुआ था, और V15 देने के ठीक 3 महीने बाद अलेक्जेंडर को दूसरा डोज दिया जाना था। अगर टाइम ड्यूरेशन 3 महीने के पार हो गई तो फिर शरीर में अगले डोज की कमी के कारण अलेक्जेंडर की मौत हो सकती थी। मगर अगर वक्त से पहले अलेक्जेंडर को V16 का डोज दिया गया तो हो सकता है कि पिछले डोज और V16 डोज के साइड इफ़ेक्ट मिलकर अलेक्जेंडर की जान ले लें। अनिका भी मन ही मन कुछ सोच ही रही थी कि अचानक शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, यह मत समझना कि मुझे तुमसे या तुम्हारे बेटे से कोई हमदर्दी है, मगर हाँ, मैं यह सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने जल्दबाजी में अपनी ममता के आवेश में आकर अपने बेटे को V16 पाउडर का डोज दे दिया तो न सिर्फ तुम्हारे बेटे की जान जाएगी, मगर V16 पाउडर डोज बेकार हो जाएगा और मुझे उस डोज तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा। खेल का असली मज़ा तो तभी होता है जब दोनों खिलाड़ियों को खेल के सारे रूल्स पता हो। अगर एक खिलाड़ी खेल के कुछ नियम ही नहीं जानता तो फिर खेल खेलने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि फिर जीतने पर वो खुशी ही नहीं महसूस होती। हमेशा लोग ताना मारेंगे कि सामने वाले खिलाड़ी को तो गेम के नियम ही नहीं पता थे और इसलिए मैं जीत गया, और मैं अपनी जीत को पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम देख लेना, एक बार मैं तुमसे इस खेल में जीत गया, उसके बाद पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होगा। पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस दुनिया का नया मालिक, नया खुदा पैदा हो चुका है। उस दिन के बाद इस दुनिया को वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। शक्तिशाली गेंडे की आवाज़ में सनक बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना खुदा बनाने का सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा था। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से पहले शक्तिशाली गेंडे ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, ये मत समझना कि यह खेल पूरा हो चुका है, यह खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगर तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और अपने बेटे को इंजेक्शन दे दिया तो याद रखना कि कल इस दुनिया की सबसे दुखी औरत तुम होगी, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेला होगा, और चाहे कोई कितनी भी कठोर माँ क्यों ना हो, वो अपने सर पर इस तरह का इल्ज़ाम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हालांकि मैं इन सब दुनियादारी और इमोशन से काफ़ी ऊपर उठ कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग क्या सोचते हो। कुछ ही दिनों में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये कहने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को शक्तिशाली गेंडे की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, मगर साइंटिफिकली यह चीज़ बिल्कुल पॉसिबल थी। अगर वक्त से पहले अलेक्जेंडर को वाकई में V16 पाउडर का डोज दे दिया गया हो तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो जाए। इसलिए इस बात को कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि शक्तिशाली गेंडे ने जो भी कहा था वो सब सच था। अनिका तुरंत अपनी जीप में बैठकर उस हॉस्पिटल की ओर जाने लगी जहां आशीष डोगरा को एडमिट किया गया था। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से अनिका की जीप पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, मगर बुलेट प्रूफिंग होने की वजह से अनिका की जीप को उतना नुकसान नहीं पहुंचा था जितनी आम गाड़ियों को पहुंचा था।
कुछ ही देर में तेज ड्राइव करके अनिका उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां आशीष को एडमिट किया गया था। आशीष के आईसीयू वार्ड में पहुंचने के बाद अनिका ने डायरेक्टली आशीष से पूछा, क्या वक्त से पहले V16 पाउडर ड्रग अलेक्जेंडर को देने से उसकी जान को खतरा हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे आशीष अनिका से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर उसके शरीर में अब ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। आशीष की हालत ऐसी थी जैसे किसी भी वक्त वो सांसें लेना बंद कर सकता था। आशीष धीरे धीरे सांसें लेते हुए हैरानी से अनिका को और देखता रहा। आशीष ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था। अनिका ने धीरे धीरे आशीष को वो सारी बातें बताई जो शक्तिशाली गेंडे ने अभी अभी उससे कही थी। सारी बातें सुनने के बाद आशीष ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। इसका मतलब ये था कि V16 पाउडर ड्रग देने के लिए अनिका को अभी कुछ देर और इंतज़ार करना होगा। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका वो V16 पाउडर ड्रग को कम से कम और 1 महीने तक महफूज रखना होगा। V16 पाउडर ड्रग का आखिरी डोज अलेक्जेंडर को देना इस वक्त सही नहीं होगा। इस बात की कन्फर्मेशन आशीष से मिलने के बाद अब अनिका जान चुकी थी कि उसकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली थी। V16 पाउडर को हासिल करने की जो जंग अनिका ने लड़ी थी, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक जंग अनिका को V16 पाउडर को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए लड़नी होगी। अनिका अब जान चुकी थी कि आने वाले 1 महीने तक V16 पाउडर को अपने दुश्मनों की नज़रों से बचा कर रखना अनिका के लिए भी एक बेहद खतरनाक टास्क होने वाला था। अलेक्जेंडर को V16 पाउडर का आखिरी डोज इंजेक्ट करने के लिए अभी कम से कम 1 महीने का और इंतज़ार करना होगा। वैसे तो अनिका ने ज़िंदगी में हर मुसीबत का सामना बड़ी ही हिम्मत से किया था, मगर इस बार शायद ज़िंदगी में पहली बार अनिका को रोहित की कमी महसूस हो रही थी। अनिका यह सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि आखिर इतने दिन हो गए थे मगर रोहित अब तक सामने क्यों नहीं आया था। रोहित की क्या प्लानिंग थी? अनिका अकेले ही V16 पाउडर ड्रग दुश्मनों से बचाने में कामयाब हुई थी। अब अनिका के हाथ V16 पाउडर ड्रग लगने के बाद अनिका के साथ एक के बाद एक कई खतरनाक हादसे हुए थे, मगर इन सारे हादसों के बावजूद रोहित सामने नहीं आया था। अनिका को इस वक्त यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ऐसी कौन सी जंग लड़ रहा था जो अनिका की जंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अनिका यह सोचती रही कि क्या रोहित ऐसे किसी खतरनाक मिशन पर था जो मिशन रोहित के परिवार की जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रोहित ने अनिका को एक बार कॉल भी नहीं किया था। हालांकि अनिका जानती थी कि रोहित ने जानबूझकर अपनी मौत की खबर फैलाई थी। रोहित जिंदा था और अनिका यह भी जानती थी कि रोहित हर वक्त अनिका पर नज़र बनाए रखे हुए था, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद रोहित सामने क्यों नहीं आ रहा था, ये बात अंदर ही अंदर अब अनिका को खाने लगी थी। अनिका को 1 महीने तक V16 पाउडर ड्रग दुश्मनों से बचाकर रखना था। अनिका सोच रही थी कि वो 1 महीने तक ऐसी कौन सी सेफ जगह पर V16 पाउडर ड्रग को रख सकती थी जहां दुश्मनों की नज़र उस पर ना पड़े। तभी अनिका के मोबाइल फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगा। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, रेखा मौसी की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मैं और बच्चे सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें कब तक पहुंचोगी? रेखा मौसी की आवाज़ सुनते ही अनिका को ऐसा लगा जैसे उसे एक जादुई चाबी मिल गई थी। अनिका के चेहरे की परेशानी एकदम से गायब हो गई। अनिका ने रेखा मौसी से कहा, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, बस अभी आती हूँ। रेखा मौसी को यह कहने के बाद अनिका तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करके रेखा मौसी के घर अपने बच्चों के पास जाने लगी। रेखा मौसी सेंट्रल लंदन से लगभग 150 किलोमीटर दूर साउदर्न इंग्लैंड के एक गांव के पास रहती थी। उस गांव में लगभग सारे के सारे लोग किसी न किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये रईस लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने अपने कसल में रहना पसंद करते थे। रेखा मौसी ने उस गांव का सबसे बड़ा कसल खरीद लिया था। एनटीटी कंपनी पिछले कई सालों से लंदन की जानी मानी कंपनी में से एक रही थी। रेखा मौसी ने न सिर्फ इकोनॉमिकल पावर कमाया था, बल्कि उनका सोशल स्टेटस भी इंग्लैंड में काफ़ी ऊंचा था। अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके रेखा मौसी ने कई सालों पहले उस महल को एक अंग्रेज़ राजा के बेटे से ख़रीदा था। उन लोगों की रियासत ख़त्म होने के बाद उनकी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। रेखा मौसी ने लगभग 2 गुनी कीमत चुकाकर वो महल उनसे ख़रीदा था। वो महल काफ़ी शानदार ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक नमूना था। लगभग 200 साल पहले बने इस महल में आज की सारी मॉडर्न फैसिलिटी को रेंस्टॉल किया गया था। इस महल को देखकर ऐसा लगता था जैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्किटेक्चर के संगम से एक बेहद ही खूबसूरत सा महल तैयार किया गया था, मगर महल 200 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ था। अनिका तेज़ी से कार चलाकर जब महल के गेट पर पहुंची, तब पहले से सिक्योरिटी हेड को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अनिका वहां पहुंचने वाली है।
अनीका की गाड़ी को देखते ही सिक्योरिटी हेड ने अनीका को हाथ दिखाकर सीधे अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही अनीका की कार गेट के पास रुकी, वो बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गेट अपने आप खुलने लगा। दिखने में वो गेट किसी पुराने राजमहल के शानदार बड़े गेट जैसा ही था, मगर उस गेट को सेंसर लगाकर उसे ऑटोमेटिक बना दिया गया था। गेट के खुलते ही अनीका अपनी गाड़ी को तेज़ी से ड्राइव करते हुए महल के अंदर ले गई। महल उस गेट से कम 10 मिनट की दूरी पर था। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि महल का परिसर कितना बड़ा था। महल के ऊपर पुरानी रियासत का एक बड़ा सा झंडा लहरा रहा था। महल खरीदते वक्त रेखा मौसी ने उस रॉयल फैमिली से वादा किया था कि वो उनके खानदान की इस धरोहर को कभी मिटने नहीं देंगी, और उसी के प्रतीक के रूप में वो झंडा आज भी महल के ऊपर लहराता नजर आ रहा था। मैन गेट में एंटर करते ही एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स पार करना होता था। उस गोल्फ कोर्स को पार करने के बाद एक बड़ा सा गार्डन पार्क था, जहाँ पर रेखा मौसी ने एक आर्टिफिशियल तालाब बनवाया था। उस तालाब के अंदर कई सारे सफ़ेद बतख तैरते हुए नजर आते थे। महल के एक तरफ पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ गांव के सुंदर घर नजर आते थे। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज बादलों के साथ आंख मिचौली खेल रहा था, और अनीका जानती थी कि इस वक्त रेखा मौसी के महल से ज़्यादा महफूज जगह उसके और उसके परिवार के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। चाहे दुश्मन उसके साथ कितनी भी आंख मिचौली खेले, मगर अनीका जानती थी कि रेखा मौसी के पावर और उनकी सिक्योरिटी के सामने क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे के पावर कुछ नहीं थे। भले ही महल 200 साल पहले बना हुआ था, मगर वो महल इतना पावरफुल था कि छोटे मोटे बॉम्ब का असर महल पर नहीं हो सकता था। अगर किसी को इस महल को गिराना था तो उसके ऊपर उन्हें भीषण न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करना पड़ता। जैसे जैसे अनीका की गाड़ी महल के पास पहुंचती गई, अनीका अपने आप को और V16 पाउडर को और ज़्यादा महफूज फील करती गई। जैसे ही अनीका की कार राजमहल के एंट्रेंस पर पहुंची, एक शॉफर ने अनीका की कार ली और अनीका को राजमहल के अंदर एस्कॉर्ट किया। 5,500 स्क्वायर फुट का राजमहल का लिविंग एरिया मॉडर्न और एंटीक चीज़ों से सजाया गया था। मॉडर्न और एंटीक कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था कि 21वीं सदी और 16वीं सदी का कॉम्बिनेशन देखते ही बनता था। जब अनीका अंदर पहुंची तो अनीका ने देखा कि रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को महल के अलग अलग कोने दिखा रही थी। हर कोने में कोई न कोई कहानी छुपी हुई थी। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछले काफ़ी वक्त से रिया की बातें सुन सुनकर बोर हो रहा था। आर्यन बड़ी ही हैरानी से हर चीज़ देख रहा था और रिया की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि हर चीज़ के पीछे जो कहानी थी उसकी क्या अहमियत थी। हालांकि आर्यन अपनी बहन की आदतें अच्छी तरह से जानता था। रिया की कहानियों में आधा सच होता था तो आधा झूठ। कहानियों को बड़ा बनाने के लिए रिया अपनी ओर से कहानियों में तड़का लगा दिया करती थी। अनीका को देखते ही रिया ने अपनी दोनों बाहें हवा में उछालकर अनीका की ओर दौड़ना शुरू किया। अनीका के पास पहुंचते ही अनीका ने रिया को गले से लगा लिया और रिया को चूमना शुरू कर दिया। कुछ देर तक रिया को प्यार करने के बाद अनीका ने अपनी बाहें फैलाकर आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन भी दौड़कर अपनी मम्मा के गले लग गया। कुछ देर आर्यन को प्यार करने के बाद अनीका को एहसास हुआ कि ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने बच्चों को इतनी कमी महसूस हुई थी। नन्ही सी रिया ने भी अनीका के गले लगकर कहा, मम्मा वैसे तो अभी 24 घंटे ही हुए हैं हम लोगों को बिछड़े हुए। वैसे तो मुझे आदत है कि मैं कई दिनों तक आपके बिना रहती हूँ, मगर न जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे हम कई महीनों के बाद मिले हैं। अनीका अपनी लाडली बेटी को अच्छी तरह से जानती थी। माँ का प्यार पाने के लिए इस तरह की बटरिंग करना वह पहले भी कई बार कर चुकी थी, मगर अनीका को कभी भी रिया की ऐसी शैतानियों पर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि हमेशा ही रिया की ऐसी बातों पर अनीका को अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आने लगता। अनीका ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी दोनों बाहें खोली और अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। रिया भी अपनी मम्मा को गले लगाते हुए उसके गालों पर एक के बाद एक किस करने लगी। रिया की किस से होने वाली गुदगुदी की वजह से अनीका की हंसी निकल रही थी। वहीं अनीका के ठीक पास खड़ा आर्यन अपनी बारी का वेट कर रहा था। जब अनीका ने आर्यन की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो अनीका ने आर्यन को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे ढेर सारा प्यार किया। आर्यन वैसे तो काफ़ी एक्सप्रेशनलेस बच्चा था, मगर अपनी माँ का प्यार पाते ही नन्हे से आर्यन के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अनीका ने आर्यन के सर पर हाथ फेरा, जिससे आर्यन के बाल बिखर गए। आर्यन ने अपना सर नीचे करते हुए फिर से अपने बालों को संवारना शुरू किया। आर्यन और रिया को प्यार करने के बाद अनीका ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाया। अलेक्जेंडर भी धीरे धीरे अनीका के पास आ रहा था।
मगर अलेक्जेंडर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर अपने आप को अनिका के पास जाने से रोक रहा था। जैसे ही अलेक्जेंडर अनिका के पास आया, अनिका ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमना शुरू किया। मगर जैसे ही अनिका ने अलेक्जेंडर के गालों को चूमा, अलेक्जेंडर ने अनिका को अपने आप से अलग करते हुए कहा, अरे अरे यह क्या कर रही हो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। इस तरह का बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि अलेक्जेंडर अपनी ज़बान से ये सारी बातें कह रहा था, मगर अलेक्जेंडर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल रिया और आर्यन की तरह ही अपनी माँ का प्यार चाहिए था, वो प्यार जो अलेक्जेंडर ने बचपन से लेकर आज तक मिस किया था। अनिका भी अब तक अलेक्जेंडर के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ना जान चुकी थी, इसलिए अलेक्जेंडर का दिल रखने के लिए अनिका ने कहा, ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मगर आज काफ़ी घंटों बाद हम मिले हैं तो मुझे लगता है कि मम्मा को इतनी इजाज़त तो होनी चाहिए। इसके बाद अनिका ने फिर से अलेक्जेंडर के गाल को चूम लिया। अलेक्जेंडर ने अपने एक हाथ से अपना गाल पोंछते हुए अनिका से कहा, ठीक है, आज के लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, मगर आइंदा से याद रहे मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन दोनों की तरह कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अनिका ने भी अलेक्जेंडर को सैल्यूट करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल याद रहेगा मुझे कि तुम बच्चे नहीं हो। अनिका और बच्चों से कुछ ही मीटर दूर पर खड़े सिंहासन पर बैठी हुई रेखा मौसी बड़े ही ध्यान से यह सब कुछ देख रही थी। रेखा मौसी ने लाल कलर की एक सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी पर जो डिज़ाइन बनी हुई थी वो सारी की सारी डिज़ाइन सोने के तारों से बनी हुई थी। रेखा मौसी ने गले में जो नेकलेस पहन रखा था उसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स की थी। एक एक हीरा बेश कीमती था। वैसे आयशा मारवा और रेखा मौसी की पर्सनैलिटी काफ़ी सिमिलर थी, मगर यहाँ आयशा मारवा बिल्कुल सीधी सादी रहना पसंद करती थी। वहीं अपने स्वभाव के मुताबिक रेखा मौसी की पर्सनैलिटी का एक अलग ही स्टाइल था। अपने पाँव पर पाँव चढ़ाते हुए रेखा मौसी ने अनिका की ओर तेज़ नज़रों से देखते हुए पूछा, अब याद आया कि तुम्हारी मौसी जिंदा है। वैसे तुम्हारे मिस्टर रोहित मारवा कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं आए? रोहित के बारे में जब मौसी ने पूछा तब अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने अचानक ही अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और रोहित का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ और रोहित के मोबाइल फ़ोन पर रिंग बजने लगी। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ देर तक रोहित के मोबाइल फ़ोन पर लगातार घंटी बजती रही, मगर किसी ने अनिका के कॉल का जवाब नहीं दिया। अनिका के चेहरे पर परेशानी को देखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, मगर तुम्हारा ये रोहित तो कुछ ज़्यादा ही खुदगर्ज निकला। मैं तो कहती हूँ कि निकाल बाहर करो इस आदमी को अपनी ज़िंदगी से। अरे ऐसा होने वाला पति किस काम का जो इतनी मुसीबत में भी काम ना आए। अनिका को भी इस बात से काफ़ी चिढ़ हो रही थी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद रोहित चुपचाप कहीं छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था और अनिका की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि अनिका को अकेले मुसीबतों का सामना करने से डर लग रहा था, मगर यहाँ बात सिर्फ अनिका की सेफ्टी की नहीं थी, बल्कि बच्चों की सेफ्टी भी इसमें शामिल थी। और ऐसे हालात में भी रोहित सामने नहीं आ रहा था, ये बात अनिका के लिए हैरानी भरी थी। अब रोहित के लिए अनिका को चिढ़ मचने लगी थी। रेखा मौसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक काम करो, तुम इस रोहित को छोड़कर तीनों बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। अब आगे से उस रोहित मारवा के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रेखा मौसी ने ये बात बड़े ही एटीट्यूड से कही थी। एनटीटी कंपनी की मालिक की इकलौती वारिस होने के नाते अनिका को किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। रेखा मौसी जानती थी कि उनका रुतबा और उनका पैसा अनिका और उनके बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य देने के लिए काफ़ी था। मगर अपनी बात कहने के बाद अचानक ही रेखा मौसी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। रेखा मौसी ने अपने हाथों से उंगलियां माथे पर फेरते हुए अपनी बात पलटते हुए कहा, नहीं, रहने दो, उस रोहित के साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका रेखा मौसी का ऐसा बर्ताव देखकर चौंक गई। अनिका काफ़ी अरसे से रेखा मौसी को जानती थी। उनका एटीट्यूड और उनका अपने आप पर कॉन्फिडेंस किसी राजा महाराजा से कम नहीं था, मगर रोहित का नाम जुबान पर आते ही अचानक उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी। क्या रेखा मौसी को रोहित के साथ दुश्मनी मोल लेने से डर लग रहा था? अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर क्या राज था जो एनटीटी कंपनी की इतनी पावरफुल लेडी रोहित के साथ दुश्मनी लेने से कतरा रही थी। अनिका ने रेखा मौसी से कहा, क्या हुआ, आप डर गई? क्या रोहित मारवा के साथ दुश्मनी मोल लेने से आपको डर लगता है? अनिका की यह बात सुनते ही ऊंची आवाज में रेखा मौसी ने अनिका से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। बस तुम्हारा ये रोहित जरा टेढ़ा आदमी है, उसके साथ उलझने का कोई फायदा नहीं है। अनिका ने अपनी हैरानी जताते हुए रेखा मौसी से पूछा, टेढ़ा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
रेखा मौसी, रोहित के बारे में क्या कोई ऐसी सीक्रेट बात है जो मुझे नहीं पता है? और अगर ऐसा है तो बताओ मुझे कि रोहित क्या है, कौन है वो? मैंने जिसे इस दुनिया के बड़े बिजनेस टाइकून में से एक समझा था, क्या उसकी एक ही पहचान है या कोई और पहचान भी है जो मुझसे छुपी हुई है? अनिका का सवाल सुनते ही रेखा मौसी काफी बेचैन हो उठी। अपने राज सिंहासन जैसी चेयर से खड़े होते हुए रेखा मौसी ने अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि रोहित के बारे में ये सारी बातें तुम्हें ना पता हो। रेखा मौसी के चेहरे की परेशानी देखकर अनिका धीरे से चलकर अब रेखा मौसी के पास आई। रेखा मौसी के कंधे पर हाथ रखते हुए अनिका ने कहा, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? मैंने कभी भी आपको किसी का जिक्र करते हुए इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा। वैसे तो मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। आज रोहित से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं, आपके पास इतना पावर आया कहाँ से? आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर सीक्रेट मैं जानना चाहती हूँ। अनिका रेखा मौसी को बचपन से जानती थी। अनिका के बचपन में साल के 6 महीने में रेखा मौसी अक्सर मनाली उससे मिलने आया करती थी। गौतम गुलेरिया भी रेखा मौसी के बारे में सब कुछ जानता था। गौतम को सिर्फ इतना पता था कि रेखा मौसी विदेश में ही कहीं रहती थी, जहां वो छोटा मोटा बिजनेस किया करती थी। गौतम ने रेखा मौसी और अनिका के संबंधों पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गौतम रेखा मौसी को एक कमजोर अकेली औरत समझते थे। रेखा मौसी ने अनिका को बताया था कि वो स्वाति मल्होत्रा की मुंह बोली बहन थी। रेखा मौसी का अनिका की तरफ लगाव और प्यार देखकर अनिका को भी रेखा मौसी के लिए बचपन से सॉफ्ट कॉर्नर रहा था। मगर अनिका रेखा मौसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी ज्यादा बातें नहीं जानती थी। अनिका की प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में जब रेखा मौसी को पता चला, तब वो अनिका की खैर खबर पूछने सीधे मनाली चली आई। मनाली पहुंचते ही अनिका की जिंदगी में हुए हादसों के बारे में रेखा मौसी को पता चला। रेखा मौसी अब जान चुकी थी कि अनिका को मनाली में रखना खतरे से खाली नहीं रहा। इसीलिए वो पहले तो अनिका को वहां से सीधा बेंगलुरु ले गई। मनाली में लोगों को ऐसा लग रहा था कि अनिका की जो मुंह बोली मौसी थी वो अनिका को अपने साथ बेंगलुरु ले गई है। मगर वो बेंगलुरु पहुंचने के बाद रेखा मौसी सीधे अनिका को लेकर लंदन आ गई। लंदन पहुंचते ही अनिका ने देखा कि रेखा मौसी लंदन की सबसे ताकतवर औरतों में से एक थी। अनिका रेखा मौसी का पावर और पैसा देखकर काफी हैरान हो गई थी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा था कि अनिका बिल्कुल उसकी बेटी जैसी है। स्वाति मल्होत्रा और रेखा मौसी दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थी। इतनी क्लोज कि रेखा मौसी स्वाति को अपनी बहन मानती थी और स्वाति की मौत के बाद अब रेखा मौसी का फर्ज था कि वो अनिका की देखभाल करे। उन दिनों रेखा मौसी के बारे में कुछ बातें काफी चर्चा में थी। लोग कहते थे कि रेखा मौसी ने अपना बिजनेस इंडोनेशिया के बंदरगाह से शुरू किया था। तब उनकी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। उस बंदरगाह पर जो भी माल पकड़ा जाता उसे कस्टम ऑफिसर्स की मदद से रेखा मौसी अपने कब्जे में लेकर दोगुने दामों में मार्केट में बेचती। उन दिनों रेखा मौसी ने ऐसा करके काफी पैसा बनाया था। बिजनेस करने की उनकी क्षमता और उनकी तेज तरार बातों को लेकर वो देखते ही देखते काफी पावरफुल बिजनेस वूमन बन गई। धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया और उनकी नजरें जमी लंदन पर। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा ब्लैक का पैसा व्हाइट करते हुए एनटीटी कंपनी की स्थापना की। देखते ही देखते एनटीटी कंपनी ने पूरे लंदन में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अपने पंख फैलाना शुरू कर दिए। अपने बोल्ड बिजनेस डिसीजन और अपने तेज दिमाग की वजह से रेखा मौसी कुछ ही सालों के अंदर लंदन के मोस्ट पावरफुल बिजनेस वूमन की लिस्ट में शुमार हो गई। और फिर एनटीटी कंपनी ने देखते ही देखते एक के बाद एक पायदान चढ़ना शुरू कर दिए और आज एनटीटी कंपनी लंदन की सबसे पावरफुल कंपनी में से एक थी और रेखा मौसी का रुतबा लंदन में किसी रॉयल फैमिली मेंबर में से कम नहीं था। मगर अनिका के लिए ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि रेखा मौसी की जिंदगी की शुरुआत 20-25 सालों के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। वो कौन थी, वो कहाँ से आई थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, अनिका इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। न रेखा मौसी ने उसे कभी बताया था और न ही रेखा मौसी के आसपास उनसे जुड़े लोगों को इसके बारे में कुछ पता था। रेखा मौसी स्वाति मल्होत्रा की दोस्त कैसे बनी, यह बात भी एक राज थी। उन दिनों अनिका हमेशा ही रेखा मौसी को काफी शक की नजरों से देखती। अनिका को यकीन नहीं होता था कि कोई आज के जमाने में किसी और के लिए इतना कुछ कर सकता था। देखते ही देखते रेखा मौसी और रिया के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। रेखा मौसी का रिया के लिए जो प्यार था वो बिल्कुल झूठा नहीं था। अनिका रिया की माँ थी। रिया के लिए रेखा मौसी की नज़रों में जो प्यार था उसे अच्छी तरह से समझ सकती थी। जब अनिका को इस बात का यकीन हो गया कि रेखा मौसी के मन में कोई भी कपट नहीं है रिया को या अनिका को लेकर, तब अनिका ने मन ही मन उन्हें माँ का दर्जा दे दिया। रेखा मौसी का स्वभाव काफी गर्म मिजाज का था। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आ जाता था।
अपने बिजनेस के तेवर वो पर्सनल लाइफ में भी दिखाती थी। अनिका का सवाल सुनने के बाद रेखा मौसी उसे अपने महल के बेहद शानदार टेरिस पर ले गई। उस टेरिस से इंग्लैंड की कंट्री साइड बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। चारों तरफ पहाड़ियां और नीचे गांव की ओर लगभग दिशा में फैले हुए पुराने जमाने के घर और पहाड़ों से गुजरती हुई थेम्स नदी का नजारा देखते ही देखते बनता था। काफी तेज हवा चल रही थी। रेखा मौसी के ठीक पीछे पीछे अनिका चल रही थी। अनिका को इंतजार था कि कब रेखा मौसी अपने अतीत से जुड़े हुए राज को अनिका के सामने रखे। टेरिस के कोने पर बनी बेहद मजबूत पत्थर की दीवार पर हाथ रखते हुए बिल्कुल किसी महारानी की तरह रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मेरी जिंदगी से जुड़े हुए राज जानने के लिए अभी तुम्हें कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा। वक्त आने पर तुम्हें हर चीज बता दी जाएगी, मगर तुम्हें कुछ देर और इंतजार करना होगा। क्या तुम्हें अपनी मौसी पर भरोसा नहीं है? सच पूछो तो अनिका को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा था तो वो सिर्फ रेखा मौसी पर था। भले ही रेखा मौसी का अतीत अनिका से बिल्कुल अनजान था, मगर अनिका रेखा मौसी पर अपनी माँ जितना विश्वास रखती थी। रेखा मौसी की बात पर अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपनी नजरें झुका ली। रेखा मौसी ने फिर अनिका की ओर देखते हुए अनिका से कहा, मगर क्या तुम रोहित से जुड़ा हुआ राज नहीं जानना चाहती? मुझे लगता है कि तुम्हें रोहित से जुड़े हुए राज बता देना ही अब ठीक रहेगा। अनिका ने रेखा मौसी को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रोहित खुद ही मुझे ये सब कुछ बताए तो अच्छा होगा। रेखा मौसी को इस वक्त अनिका की आंखों में दो चीजें नजर आ रही थी। एक तो हताशा कि रोहित ने अनिका से अपनी जिंदगी को लेकर काफी कुछ छुपा कर रखा था, और दूसरी रेखा मौसी को अनिका की आंखों में अब भी वो उम्मीद नजर आ रही थी कि रोहित जरूर एक दिन उसे आकर सच बताएगा। अनिका मुड़कर जब वापस महल के अंदर जाने लगी तब रेखा मौसी ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी किसी से इतना प्यार करोगी। दरअसल लंदन आने के बाद रेखा मौसी ने कई बार अनिका को अलग अलग लड़कों से मिलवाया था और रिश्ते की बात चलाई थी, मगर उस वक्त अनिका ने साफ साफ कह दिया था कि वो किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। अनिका अपना ज्यादातर वक्त सोने में बिताती थी। अनिका ने एक बार मजाक में रेखा मौसी से कह दिया था कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरी नींद हराम हो जाएगी और मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस करके किसी भी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। मगर आज अनिका की आंखों में रेखा मौसी ने रोहित के लिए प्यार पढ़ लिया था। अनिका को महल के अंदर वापस जाता हुआ देखकर रेखा मौसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी रिया अपने दोनों भाइयों को लेकर दौड़ती हुई टेरिस पर आई और अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए अपने दोनों भाइयों से कहा, यह है मेरा शानदार टेरिस, आओ मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ। आज से हम सब यहीं रहेंगे। रेखा मौसी ने जैसे ही रिया की यह बात सुनी उनकी आंखें भर आई और रेखा मौसी ने रिया को अपने गले से लगा लिया। जैसे ही अनिका अपने कमरे के पास पहुंची तभी उसके फोन पर सुष्मिता का कॉल आने लगा। जैसे ही उसने कॉल कनेक्ट किया अनिका को सुष्मिता की तेज सांसें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सुष्मिता किसी बड़ी सी मुसीबत में फंसी थी। कांपती हुई आवाज में सुष्मिता ने अनिका से कहा, मैडम यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना है। अनिका सुष्मिता को पिछले कई सालों से जानती थी। अनिका जानती थी कि सुष्मिता छोटी मोटी बातों को खुद से ही निपटा दिया करती थी। कई सालों से लंदन में अनिका की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी तरह से सुष्मिता ने संभाल कर रखी थी, मगर कभी भी सुष्मिता ने इतनी हड़बड़ी में अनिका को कॉल नहीं लगाया था। जो सुष्मिता तीनों बच्चों को हिफाजत से रख सकती थी, उस सुष्मिता की आवाज में इतना पैनिक अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था। सुष्मिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, दरअसल बात यह है कि वो जो हमारे बगल में रीना रहती थी वो पिछले 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। मुझे लगा कि शायद सुकेश रीना को लेकर कहीं बाहर गया होगा। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तब मुझे पता चला कि सुकेश पिछले कई घंटों से घर वापस नहीं लौटा था और वैसे भी सुकेश रीना को कहीं बाहर लेकर आता जाता नहीं था। मुझे घबराहट महसूस हुई तो मैं रीना के घर के पास चली गई। मैंने घर के बाहर खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर रीना कहीं नजर नहीं आई। जब मैंने पिछले दरवाजे से घर के अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि घर का पीछे का दरवाजा भी लॉक था। मेरे पास सारे घरों की मास्टर की है। मास्टर की मदद से मैंने जब पीछे का दरवाजा अनलॉक किया तब मैंने देखा कि घर के ड्राइविंग रूम में रीना को बांध कर रखा गया था। उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे और उसके मुंह में एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा फंसा दिया गया था। मैंने जब उसे छुड़ाया तब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटों से रीना ने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। वैसे भी रीना काफी कमजोर रहती है, मगर कई घंटे भूखी प्यासी रहने के बाद रीना के शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। आंसू बह बहकर पूरी तरह से सूख चुके थे। मुझे लगता है कि सुकेश ने रीना को सिर्फ हम पर नजरें जमाए रखने के लिए प्लांट किया था। जब रीना का काम पूरा हो गया
तब सुकेश को रीना की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उसे किसी इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया गया। सुकेश भाग चुका है। मैंने जब रीना को समझाया कि उसे कुछ खाना खा लेना चाहिए तो वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि नहीं, सुकेश किसी भी वक्त वापस आ जाएगा। उसका ये कहना था कि सुकेश उसके साथ ही कोई प्रैंक कर रहा था और कुछ ही घंटों में वापस लौट आएगा। उसका ये मानना है कि सुकेश उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उस सुकेश ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है इस लड़की को। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुकेश उसे देखा देकर फरार हो चुका है। न तो खाना खा रही है और ना ही पानी पी रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कमजोरी की वजह से उसकी सांसें बंद हो सकती हैं। मुझे बहुत दया आ रही है उस पर। उसके पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का रहा है। जिस माँ बाप ने उसे गोद लिया था उस माँ बाप ने उस पर कई जुल्म किए हैं और अब इस सुकेश की धोखेबाजी, उसके दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रीना की क्या हालत हुई होगी। अनिका को पहले से शक था कि सुकेश ने रीना का ब्रेन वॉश किया था, मगर आज उसका शक यकीन में बदल गया था। रीना को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था और अब सुकेश के फरार हो जाने के बाद रीना का दिमाग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि सुकेश एक धोखेबाज और फ्रॉड आदमी था। हालांकि अनिका जानती थी कि रीना ने अनिका और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी किया था उसमें रीना का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उसे इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए अनिका ने रीना को कभी भी इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं ठहराया था। सुष्मिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से पूछा, अगर आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लेती हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए है ही कौन। मगर आप चिंता मत करना, मैं कभी भी उसे आप लोगों के सामने नहीं आने दूंगी। उसकी वजह से अब आगे आपको या आपकी फैमिली को कोई खतरा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रीना को इस वक्त अकेला छोड़ा गया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। अनिका ने सुष्मिता की बात का जवाब देते हुए टेलीफोन पर कहा, एक काम करो, उसे उसी घर में रहने दो, उसके खाने पीने का सारा इंतजाम करवा दो। ऐसा तो है नहीं कि उस घर का रेंट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कंगाल हो जाएंगे। उस लड़किया का अच्छी तरह से ख्याल रखो। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि रीना अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, इसीलिए सुष्मिता को रीना की जिम्मेदारियां सौंपने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका अपने बेडरूम के कमरे के एंट्रेंस पर खड़ी थी। तभी अनिका को नन्ही सी रिया की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज को फॉलो करते हुए अनिका जब कॉरिडोर की दूसरी तरफ पहुंची तब अनिका ने देखा कि नन्ही सी रिया एक कमरे की ओर इशारा करते हुए अपने दोनों भाइयों से कह रही थी कि वो रेखा मौसी का सीक्रेट कमरा है। उस कमरे के अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं है, इसीलिए गलती से भी उस कमरे के अंदर मत जाना। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी के सीक्रेट कमरे में किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। जब अनिका 5 साल पहले इस महल में रेखा मौसी के साथ रहने आई थी तभी रेखा मौसी ने इस बात की इंस्ट्रक्शन अनिका और रिया को दे दी थी। हालांकि रिया तो उनके बीच बहुत छोटी थी, मगर जब रिया 2.5-3 साल की हो गई और जब एक बार रिया ने उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश की थी तब रेखा मौसी ने रिया को रोकते हुए ये साफ साफ कह दिया था कि उसे कभी भी उस कमरे के अंदर नहीं जाना है। बाकी पूरा का पूरा महल रिया का है और विरासत में रिया को ही मिलने वाला था, मगर वो एक कमरा ऐसा था जो रेखा मौसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। हालांकि इतने सालों में अनिका ने कई बार चाहा कि वो पता लगा सके कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था जो रेखा मौसी अनिका से छुपाना चाहती थी, मगर रेखा मौसी के इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन करते हुए कभी भी अनिका ने उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। रेखा मौसी खुद ही कहती थी कि उनके गुजर जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और यह महल सब कुछ अनिका और रिया का ही नाम हो जाएगा, मगर फिर भी इस तरह की सीक्रेट अनिका से क्यों छुपाई जा रही थी, यह बात आज भी अनिका के लिए काफी बड़ा राज थी। नन्ही सी रिया एक के बाद एक पूरे महल के सारे कमरे अपने दोनों भाइयों को दिखाने लगी। जब बच्चे वहां से चले गए तब कुछ देर वहीं खड़ी रहकर अनिका उस सीक्रेट कमरे के दरवाजे की ओर देखती रही। तभी अनिका को पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, क्या उस कमरे के अंदर जाना चाहती हो? वहां जाकर देखना चाहती हो कि अंदर ऐसा कौन सी सीक्रेट है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ? हालांकि अनिका खुद भी ये बात जानना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि रेखा मौसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उस कमरे से जुड़ा राज वो सबके सामने जाहिर करे। अनिका ने रेखा मौसी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी रेखा मौसी ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो आज नहीं तो कल तुम्हारे होने वाला है। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर इतने सालों तक मैंने तुमसे क्या छुपाया था।
मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। उसके बाद मुझसे जुड़ी हर चीज़ तुम्हारी होने वाली है और मुझसे जुड़ा राज भी तुम्हारा होने वाला है। अनिका अपने कमरे में गई और फ्रेश होने के बाद तीनों बच्चों के कमरे में चली गई। जब रेखा मौसी को इस बात का पता चला कि अनिका अपने तीन बच्चों के साथ लंदन आ पहुंची है, तब रातों रात शहर के बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर को बुलाकर रेखा मौसी ने अपने महल के 3-4 कमरों को जोड़कर एक बड़ा सा कमरा बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर ही एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क खोल दिया गया था। तीनों बच्चे एक साथ एक ही कमरे में रहने वाले थे। कमरे के एक कोने में 3 बड़े बड़े बिस्तर लगवाए गए थे। कमरे के अंदर 3 अलग अलग वॉशरूम थे और पूरे कमरे को बच्चों के खिलौने से सजा दिया गया था। यहाँ तक कि मोटी ऑटोमेटिक राइड्स भी कमरे के अंदर लगवाई गई थी। सेकेट बोर्डिंग, चेस गेम, बोर्ड गेम, कैरम से लेकर क्रिकेट तक हर स्पोर्ट की गेम्स कमरे के अंदर ही इंस्टॉल करवा दी गई थी। जहां अलेक्जेंडर और आर्यन को ज़्यादातर बोर्ड गेम पसंद आ रही थी, वहीं रिया स्केटिंग और गेमिंग पर टूट पड़ी थी। जब अनिका अपने कमरे में पहुंची तब दोनों भाई बड़े ही आराम से एक जगह पर बैठे हुए चेस खेल रहे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की फाइनल खेल रहे हों। वहीं बिंदास रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर बड़े ही से स्क्रीन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक्सबॉक्स गेम खेल रही थी। एक तरफ जहां रिया को शोर शराबे वाले गेम्स पसंद थे, वहीं उनके भाइयों को बिल्कुल शांत और दिमाग से जुड़े हुए गेम पसंद थे। अनिका यह देखकर हैरान थी कि यह तीनों भाई बहन एक साथ एक ही छत के नीचे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। जहां आर्यन और अलेक्जेंडर का स्वभाव बिल्कुल अलग था, वहीं बिंदास रिया की शरारतें कई बार परेशानियां खड़ी कर सकती थी। मगर अनिका ये देखकर खुश थी कि बावजूद इसके कि रिया का स्वभाव दोनों भाइयों के स्वभाव से काफी अलग था, दोनों भाई रिया को काफी अच्छी तरह से संभाल रहे थे। बच्चों के साथ कुछ देर तक खेलने के बाद अनिका ने तीनों बच्चों को सुला दिया। बच्चों के सो जाने के बाद कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके और म्यूजिक सिस्टम ऑफ करके अनिका दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अनिका ने अपने कमरे में से एक बड़ा सा सूटकेस में से एक छोटा सा मेटल बॉक्स निकाला। यह वही बॉक्स था जिसके अंदर अनिका ने V16 पावर ड्रग संभाल कर रखा हुआ था। अनिका ने वह छोटा सा मेटल बॉक्स अपने हाथ में लिया और सीधे रेखा मौसी के कमरे की ओर चली गई। अनिका ने जैसे ही रेखा मौसी के बेडरूम का दरवाजा नॉक किया, कुछ देर बाद रेखा मौसी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। रेखा मौसी कमरे के बाहर आई और अनिका से कहने लगी, क्या हुआ? कोई तकलीफ है तुम्हें? अब तक सोई क्यों नहीं? अनिका ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मेटल बॉक्स रेखा मौसी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें V16 पावर ड्रग है। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 महीने तक आप इसे हिफाजत से रखें। जैसे ही रेखा मौसी की नज़र अनिका के हाथ में पकड़े हुए उस मेटल बॉक्स पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई। रेखा मौसी बस बड़ी बड़ी आंखों से उस मेटल बॉक्स को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। कुछ देर तक रेखा मौसी सिर्फ खामोशी से उस मेटल बॉक्स को अनिका के हाथों में देखती रही। फिर अचानक ही रेखा मौसी ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए अनिका के हाथों से वो मेटल बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। लगातार रेखा मौसी की नजरें मेटल बॉक्स पर गड़ी हुई थी। फिर एक लंबी राहत की सांस छोड़ते हुए रेखा मौसी ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब पता चला कि यह वही चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे दुश्मन बने पड़े हैं। अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाकर अपनी नज़रें झुकाते हुए रेखा मौसी से कहा, हाँ मौसी, इस मेटल बॉक्स के अंदर वो V16 पावर ड्रग है जिसे पाने के लिए सब लोग मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि आने वाले 1 महीने तक आप इसे हिफाजत से अपने पास रखें। रेखा मौसी ने धीरे धीरे उस मेटल बॉक्स पर अपनी उंगलियां कसते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, इतना भरोसा है अपनी मौसी पर? हो सकता है कि इतने सालों में मैंने इसी पावर ड्रग को तुमसे हथियाने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए हों। रेखा मौसी की यह बात सुनते ही अनिका ने बिना किसी रिएक्शन के बड़े ही कैजुअली रेखा मौसी से कहा, अगर यह बात सच है कि आपने सिर्फ मुझसे इसीलिए रिश्ता बनाया था ताकि आप किसी दिन इस पावर ड्रग को हथिया सको, तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। इसके अंदर 2 शीशियां हैं, मतलब 2 पावर ड्रग के डोज हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक डोज आप मेरे बेटे अलेक्जेंडर के लिए रहने दें और 1 महीने तक उसे सुरक्षित अपने पास संभाल कर रखें। अनिका का जवाब सुनते ही रेखा मौसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रेखा मौसी ने कहा, जाकर आराम से सो जाओ। तुम्हारी मौसी को तुम अभी पूरी तरह से जानती नहीं हो। तुम्हारी मौसी के पास जो तिजोरी है जिस पर इस दुनिया का सबसे ताकतवर और शातिर चोर भी हाथ नहीं डाल सकता।
अनिका भी अब यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी भले ही ये सारी बातें बड़े ही एटीट्यूड में कह रही थी, मगर कहीं न कहीं उनकी बातें सच थी। इस वक्त अनिका अपने बच्चों के साथ इसीलिए रेखा मौसी के महल में आई थी क्योंकि वो जानती थी कि बच्चों के लिए इससे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती थी। V16 पावर ड्रग का बक्सा रेखा मौसी को सौंपने के बाद अनिका अपने बेडरूम में जाकर चैन की नींद सो गई। अनिका पिछले कई घंटों से ठीक से सोई नहीं थी। अनिका को एक लंबी नींद की जरूरत थी जो उसके शरीर को दोबारा रिवाइव कर सके। लगभग 18 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो वो बेहद तरोताजा महसूस कर रही थी। आंखें खोलने के बाद अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे उसका एक नया जन्म हुआ था। उसके शरीर की ताजगी उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जब अनिका अपने बिस्तर से उठकर अपनी बालकनी में गई तब महल की ऊंचाइयों से नजर आ रही पर्वत से बह रही छोटी छोटी झीलें और बड़ी सी थम्स नदी का नजारा देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए अनिका ने ताजी हवा को अपने शरीर पर महसूस किया। कुछ देर तक कुदरत के सुंदर नज़ारों को अनुभव करने के बाद जब अनिका वहां अपने बेडरूम में लौटी तो अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल फ़ोन पर श्रेया के 10 मिस कॉल थे। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका को नींद की कितनी ज़रूरत महसूस होती थी। श्रेया अक्सर 1 या 2 मिस कॉल देने के बाद अनिका को फ़ोन करना बंद कर देती थी क्योंकि वो जानती थी कि अनिका जागने के बाद तुरंत उसे कॉल करेगी। मगर एक साथ 10-12 मिस कॉल देखकर अनिका को श्रेया के लिए चिंता होने लगी। अनिका ने तुरंत श्रेया को कॉल लगाया। अनिका बेहद बिजी होने के बावजूद कभी न कभी श्रेया के साथ मैसेज पर बात कर लेती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से अनिका की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से श्रेया कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हो गई थी। यूँ तो अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया आकाश के साथ काफ़ी खुश थी। करण गुलेरिया भी श्रेया को बेहद पसंद करते थे। अपनी बेटी पिंकी और अपने पति आकाश के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही श्रेया को अचानक क्या हुआ था, यह सोच सोचकर अनिका परेशान हो रही थी। जैसे ही श्रेया ने कॉल रिसीव किया अनिका ने श्रेया से पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अनिका को शांत कराते हुए श्रेया ने कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे पापा तुमसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। श्रेया के पापा यानी कि कैलाश अधिकारी अर्जेंटली अनिका से बात करना चाहते थे। अनिका जानती थी कि जब से अंडरवर्ल्ड में यह बात फैली थी कि कैलाश अधिकारी स्पेशल डिपार्टमेंट के एक अंडरकवर एजेंट थे, तब से उनकी दुश्मनी अंडरवर्ल्ड के कई लोगों के साथ बढ़ गई थी। इसीलिए कैलाश अधिकारी अपनी बेटी का सुखी संसार बचाने के बाद फिर से अंडरग्राउंड हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बेटी और बेटी के घर वालों पर कोई आंच आए, मगर अचानक ही कैलाश अधिकारी अनिका से कॉन्टैक्ट करना चाहते थे। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि बिना वजह कैलाश अधिकारी कभी भी इस तरह से अनिका के कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। अनिका ने श्रेया से कहा, ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। यह कहने के बाद अनिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहाँ श्रेया हैरान रह गई क्योंकि अनिका ने श्रेया के पास कैलाश अधिकारी की कॉन्टैक्ट डिटेल तो ली ही नहीं थी, लेकिन श्रेया एक बात बिल्कुल अनजान थी कि अनिका यानी कि ब्लैक कैट किसी जमाने में कैलाश अधिकारी की गैंग के लिए काम किया करती थी। यूं कहा जा सकता था कि कैलाश अधिकारी और ब्लैक कैट पहले से अच्छे दोस्त थे। श्रेया का फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अनिका ने कई दिनों बाद ब्लैक कैट की ईमेल अकाउंट ओपन करके देखा तो अनिका ने देखा कि कैलाश अधिकारी कई दिनों से ब्लैक कैट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर अनिका ने कैलाश अधिकारी के नंबर पर कॉल लगाया। कॉल रिसीव करते ही कैलाश अधिकारी ने अनिका से कहा, अनिका बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मना मत करना, एक खास काम के लिए मुझे तुम्हारे फेवर की ज़रूरत है। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि कैलाश अधिकारी को अब तक यह पता नहीं था कि अनिका ही ब्लैक कैट थी, मगर फिर कैलाश अधिकारी जैसे आदमी को अनिका के साथ क्या काम हो सकता था, यह सोचकर अनिका हैरान हो रही थी। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कैलाश अधिकारी ने अनिका से कहा, देखो, अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब से अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चला है कि मैं स्पेशल डिपार्टमेंट का एक अंडरकवर एजेंट था, तब से कई लोगों से मेरी दुश्मनी बढ़ गई है और इसीलिए मैंने फिर से अपनी पुरानी अंडर ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर संभाल ली। वो कहते हैं ना कि इस रास्ते पर एक बार जो चल पड़ता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आ सकता। अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पर आना ही पड़ा। मगर मैं तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बातें कह देता हूँ। हम लोग कहने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोग जरूर हैं, मगर हम कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज़्यादातर मेरी ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करती है। जिन लोगों पर दुनिया भर के पावरफुल लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं, उन्हें मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता हूँ। यूँ समझ लो कि मैं एक बेहद हाई प्रोफाइल
सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा हूँ। पिछले कई सालों से ब्लैक कैट मेरे लिए काम करती थी। ब्लैक कैट भी मेरी तरह ही उसूलों की बेहद पक्की थी, मगर वो दिमाग से उतनी तेज और शातिर थी। उसकी बॉडी में भी उतनी ही तेजी ताकत थी। एक बार अगर किसी दुश्मन को खत्म करने की सुपारी ले लेती थी तो समझो उसी वक्त से दुश्मन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगता था। दुनिया भर के खतरनाक से खतरनाक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारा है ब्लैक कैट ने। कैलाश अधिकारी के मुंह से अपनी ही तारीफ सुनकर अनिका कहीं ना कहीं बोर होने लगी थी। अनिका ने बीच में ही कैलाश अधिकारी की बातों को काटते हुए कहा, अंकल क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है? मेरा मतलब है कि इन सारी बातों से मेरा क्या लेना देना? फोन पर कुछ देर खामोश रहने के बाद कैलाश अधिकारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि फ्रांस की महारानी कुछ दिनों के लिए लंदन आने वाली है। वो महारानी फ्रांस की एक बेहद बड़ी रियासत की महारानी रह चुकी है। अब तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसे लोगों के जितने दोस्त होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा दुश्मन होते हैं, और दुश्मन कब किस भेष में उन पर हमला कर दे ये कहा नहीं जा सकता। बस उन्हीं के सिक्योरिटी के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि कैलाश अधिकारी उसे कहना क्या चाहते थे। अनिका इतने हाई प्रोफाइल केस में कैलाश अधिकारी की क्या मदद कर सकती थी? कैलाश अधिकारी ने अटकती हुई आवाज़ में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, मगर मैं चाहता हूं कि तुम ब्लैक कैट बनकर फ्रांस की उस महारानी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। देखो हैरान मत होना, दरअसल बात यह है कि महारानी ने ब्लैक कैट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है और इसीलिए उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा है कि उन्हें प्रोटेक्शन ब्लैक कैट ही देंगी। अब कई दिनों से ब्लैक कैट के साथ मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ब्लैक कैट दिल्ली में मौजूद नहीं है और इतने हाई प्रोफाइल केस को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत का सवाल है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों तक तुम ब्लैक कैट बनकर महारानी के साथ रहो। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे और भी आदमी होंगे तुम्हारे साथ। महारानी सिर्फ 3 दिनों के लिए लंदन जा रही है किसी मीटिंग के सिलसिले में, बस सिर्फ 3 ही दिन की बात है। उसके बाद तुम फ्री। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैलाश अधिकारी इस तरह की बातें उसके साथ क्यों कर रहे थे, और अनिका को ये भी बड़ा अजीब लग रहा था कि कैलाश अधिकारी अनिका से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो ब्लैक कैट बनकर महारानी के साथ रहे। इसका मतलब है कि अनिका को अपने आप की एक्टिंग करनी होगी। यह ठीक इस तरह था मानो अनिका को वह किरदार निभाना था जो किरदार खुद अनिका ही थी। कैलाश अधिकारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हमारी एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े लोगों की सिक्योरिटी के कॉन्टैक्ट उठाती है। उस राइवल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन। रानी साहिबा ने अपने गार्ड्स के साथ साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन और हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी सिक्योरिटी का चार्ज दे रखा है। हम सब मिलकर रानी की सिक्योरिटी करते हैं। दरअसल इससे पहले तो रानी माँ अपने गार्ड्स के साथ सिर्फ हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को ही अपनी सिक्योरिटी का चार्ज देती थी, मगर अब से उन्हें पता चला है कि ब्लैक कैट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, तब से उन्होंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा ज़्यादा जताया है। अब अगर मैंने ब्लैक कैट को उनके सामने हाजिर नहीं किया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ बेटा, मेरी इतनी सी मदद कर दो। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल ब्लैक कैट जैसी दिखती हो। मेरा मतलब है मैंने कभी ब्लैक कैट का चेहरा नहीं देखा, मगर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, चाल ढाल, चलने का तरीका बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वैसे मैं श्रेया को भी इस काम के लिए बुला सकता था, मगर वो क्या है ना, श्रेया ब्लैक कैट का नकाब पहनकर ब्लैक कैट की एक्टिंग कर पाएगी या नहीं, इसका मुझे खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है। श्रेया ऊपर से चाहे जितनी भी हिम्मत वाली दिखे, मगर अंदर से बेहद डरपोक है, और तुम बिल्कुल निडर और हिम्मत वाली हो। मैं जानता हूँ कि ब्लैक कैट बनने का नाटक अच्छी तरह से निभा लोगी। कैलाश अधिकारी ने अनिका को अपना प्रपोजल ठुकराने का कोई मौका ही नहीं दिया था, इसीलिए ये सोचते हुए कि अब कम से कम 1 महीने तक बच्चे और V16 पावर ड्रग मौसी के पास बिल्कुल सुरक्षित है। अनिका ने कैलाश अधिकारी से कहा, ठीक है, मैं ब्लैक कैट बनने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे कहाँ आना है और क्या करना होगा। कुछ देर बाद अनिका कैलाश अधिकारी की बताई हुई जगह पर पहुंची। जब अनिका वहां पहुंची तो कैलाश के आदमी पहले ही वहां मौजूद थे। वो लोग अनिका को एक बड़े से ट्रक में बैठाकर वहां ले आए। जैसे ही अनिका ट्रक के अंदर दाखिल हुई, अनिका ने देखा कि ट्रक के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था जिसमें किचन, एक बेडरूम, एक वॉशरूम मौजूद थे। यह एक चलती फिरती रहने की जगह थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश अधिकारी और उसके आदमी जब भी लंबे मिशन पर जाया करते थे तब इसी वैनिटी का इस्तेमाल किया करते थे।
लगभग 2 घंटे के ड्राइव करने के बाद अनिका लंदन शहर से दूर एक छोटे से गांव पहुंची। जब अनिका ट्रक से उतरी तब अनिका ने देखा कि आसपास घना जंगल नजर आ रहा था। झील के बीचों बीच एक बड़ी सी बोट नजर आ रही थी। अनिका को जो लोग यहाँ लेकर आए थे उन लोगों ने एक छोटी सी बोट को पानी में उतारा और अनिका को उसमें बैठाकर झील के बीचों बीच खड़ी उस योट के पास ले गए। योट में पहुंचते ही कैलाश ने अनिका को हाथ देते हुए उस छोटी बोट से सहारा देकर योट में दाखिल करवाया और अनिका का स्वागत करते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। मेरे कहने पर तुम यहाँ आई। तुम नहीं जानती कि ये मिशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। श्रेया की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम मेरी भी बेटी जैसी हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। बात दरअसल यह है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अब पूरी तरह से लीगल बनाना चाहता हूँ। यूँ समझ लो कि अभी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन वही पुराना काम करेगी, मगर पूरा काम कानूनी होगा। तुम कह सकती हो कि मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है। हम लोगों की एजेंसी हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करेगी। इस तरह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी रहेगी और मेरे साथ इतने सालों से जो लोग वफादारी से काम कर रहे थे वो लोग भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे। ये सारी बातें करते हुए कैलाश अनिका को अपनी योट के बेसमेंट में ले गई। अनिका ने देखा कि योट के बेसमेंट में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि अंदर एक छोटा सा कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था। वे लोग जब चाहे सैटेलाइट फोन के जरिए किसी भी देश में किसी भी इंसान के साथ हॉटलाइन पर बात कर सकते थे। अनिका ने सोचा नहीं था कि अंडरवर्ल्ड भी कभी इतना प्रोफेशनल हो सकता था। कैलाश की गैंग टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड थी। बेसमेंट में बने कमरे के बीचों बीच रखे टेबल के ऊपर एक ब्लैक मास्क रख पड़ा था। कैलाश ने वो ब्लैक मास्क अनिका के हाथों में थमाते हुए कहा, देखो बेटा, वैसे तो हम में से किसी ने भी ब्लैक कैट का चेहरा नहीं देखा, मगर हम लोगों ने जब भी 1 या 2 बार मिशन के दौरान ब्लैक कैट को देखा है तो वो ये मास्क लगाकर ऑपरेशन पूरा करने के लिए आई थी। अनिका के हाथ में वो मास्क देने के बाद कैलाश अनिका के गोल गोल चक्कर लगाने लगा। अनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कैलाश ने अपना एक हाथ अपनी दाढ़ी पर रखते हुए अनिका से कहा, वैसे तो हाइट और बॉडी में तुम बिल्कुल ब्लैक कैट की तरह ही लगती हो। तुम दोनों के शरीर में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी चाल ढाल सब कुछ ब्लैक कैट से काफी मिलता जुलता है। अंडरवर्ल्ड के जितने भी लोग आज से पहले ब्लैक कैट को मिल चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी कभी इस बात का शक होगा कि इस मास्क के पीछे ब्लैक कैट नहीं बल्कि तुम हो। अब जरा ये मास्क पहन के दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मास्क के पहनने के बाद तुम ब्लैक कैट जैसी दिखती हो या हम पकड़े जा सकते हैं। कैलाश की बातें सुनने के बाद अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने हाथ पर पकड़ा हुआ मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। जैसे ही अनिका ने अपने चेहरे पर वो मास्क डाला, कैलाश और उसके आसपास खड़े उसके आदमियों के होश उड़ गए। कैलाश ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखते हुए अनिका से कहा, बाप रे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये मास्क पहनने के बाद हूबहू ब्लैक कैट जैसी लगोगी। अरे कोई नहीं कह सकता कि इस मास्क के पीछे ब्लैक कैट नहीं, जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें असली ब्लैक कैट ही समझेगा। कमाल हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंधेरे में चलाया हुआ तीर इस तरह से निशाने पर लगेगा। कैलाश के साथ साथ उसके आदमी भी अनिका को देखकर दंग रह गए थे। अनिका ने अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए कैलाश से पूछा, अच्छा मुझे बताओ करना क्या है? आई मीन आप लोग जिस महारानी को सिक्योरिटी दे रहे हैं उसका रूटीन क्या है? आई मीन क्या शेड्यूल होगा उनका? अनिका ने सारी बातें बिल्कुल प्रोफेशनली पूछी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने पहले भी इस तरह के कई बार काम किए थे। अनिका के सवाल सुनकर कैलाश ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हो। चलो तुमने सवाल पूछ ही लिया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। महारानी 3 दिनों के लिए यहाँ लंदन आ रही हैं। लंदन में उनकी विजिट के दरमियान उनकी पोती यानी कि प्रिंसेस लतिका भी यहाँ आ रही हैं। प्रिंसेस लतिका उनकी मुंह बोली औलाद की बेटी है और सारी रियासत की इकलौती वारिस। प्रिंसेस लतिका का नाम सुनकर अनिका हैरानी से कैलाश की ओर देखने लगी। कैलाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैलाश ने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्रिंसेस लतिका तुम्हारी बेटी रिया की अच्छी दोस्त है और वो अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे साथ रहने भी आई थी। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि प्रिंसेस लतिका की दादी फ्रांस की एक बहुत बड़ी रियासत की महारानी है। अब राजा महाराजाओं का तो समय खत्म हो गया है, मगर आज भी गवर्नमेंट उन्हें उतना ही सम्मान देती है जितना पुराने जमाने के दिनों में राजा महाराजाओं को दिया जाता था। इनके कनेक्शन लंदन के रॉयल फैमिली के लोगों के साथ हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 3 दिनों तक ब्लैक कैट बनकर उनके साथ रहना है। वैसे तो पूरे ऑपरेशन के दरमियान कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, मगर समझो कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे खास आदमी विनोद और अविनाश तुम्हारे साथ रहेंगे। अनिका को ये कहने के बाद कैलाश ने उनके खास आदमी विनाश की ओर इशारा किया।
देखो अविनाश, चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका मैडम पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वैसे ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी होने के नाते अनिका की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर अनिका यहाँ सिर्फ हमारे कहने पर इस मिशन में हमारी मदद करने के लिए आई है, इसीलिए अनिका की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आती है तो ये दुबली पतली सी दिखने वाली बच्ची डर कर भागने वालों में से नहीं है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि नकाब के पीछे जो लड़की है वो ब्लैक कैट नहीं है। कैलाश की बात सुनते ही अविनाश और विनोद दोनों ने अपना सर झुका लिया। कैलाश ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो गए? अविनाश ने कैलाश अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लैक कैट की जगह कोई नहीं ले सकता। नकली ब्लैक कैट तो आखिर नकली ही रहेगी, आप चाहे कितनी भी तारीफें कर लें। आज से पहले जिसने भी ब्लैक कैट को एक बार देखा है वह इस बात का पता आसानी से लगा लेगा कि नकाब के पीछे छुपी लड़की ब्लैक कैट नहीं है। और हम जैसे कई सारे फैंस हैं ब्लैक कैट के हर मूव को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लड़की चाहे जितनी भी अच्छी फाइटर क्यों ना हो, अगर ब्लैक कैट के साथ इसका मुकाबला करवाया जाए तो फिर मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अविनाश के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका ने अपना मास्क टेबल पर रखते हुए अविनाश से पूछा, क्यों, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी ब्लैक कैट में? अनिका बस जानना चाहती थी कि आखिर ब्लैक कैट के पीछे लोग उसके बारे में क्या बातें किया करते थे। अविनाश ने अभी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, उसके साथ मुकाबला करने के बारे में सोचना भी मत। इससे पहले कि तुम्हें कुछ भी समझ में आएगा, तुम्हारे गले से ब्लैक कैट जान निकाल चुकी होगी। ब्लैक कैट की जगह इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं ले सकता। अविनाश की बात पूरी होते ही कैलाश ने अनिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटी, इसकी बातों का बुरा मत मानना। दरअसल बात यूं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग जितनी इज्जत मेरी करते हैं उतनी इज्जत ब्लैक कैट की भी करते हैं। ब्लैक कैट ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई खतरनाक मिशन को पूरा किया है और ये लोग ब्लैक कैट के बहुत बड़े फैन हैं। इसीलिए अविनाश ने अपना कोड नेम ब्लैक पैंथर रखा है और इस विनोद ने ब्लैक कोबरा। ये सभी के सभी ब्लैक कैट के बहुत बड़े फैन हैं और किसी और को ब्लैक कैट की जगह लेते हुए नहीं देख सकते। मगर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। ब्लैक कैट मेरे ईमेल्स का जवाब नहीं दे रही, ऐसे में मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यह मिशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के पूरे होते ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीगल स्टैम्प मिल जाएगा, फिर हमारा सारा काम वाइट होगा। ब्लैक कैट के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है जरूर है, मगर हमारा सारा ब्लैक का कारोबार इस मिशन की वजह से वाइट हो जाएगा। अब एक बेहद जरूरी बात, महारानी खुद की सिक्योरिटी खुद ही लेकर चलती है, मगर महारानी अपने देश से कहीं भी बाहर जाती है तो बाकी इंटरनेशनल एजेंसियों का भी सहारा लिया जाता है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स कई लोगों की टारगेट पर होते हैं, इसीलिए उनकी गवर्नमेंट और जिस देश में ये जाती है उस देश की गवर्नमेंट भी उनकी तरफ से सिक्योरिटी लगा देती है। यूँ समझ लो कि यह पूरा का पूरा काम सरकारी है, मगर सरकार भी हमारी ही तरह सारे काम खुले आम नहीं कर सकती। उन्हें भी कभी कभी अपने ही लोगों की हिफाजत करने के लिए नकाब पहनने की ज़रूरत पड़ती है। हम उनके लिए उस नकाब का काम करते हैं। कैलाश धीरे धीरे अनिका को कमरे के बीचों बीच ले गया। सामने रखे प्रोजेक्ट को ऑन करते हुए कैलाश अनिका को पूरा प्लान समझाने लगा। कैलाश अधिकारी ने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर अनिका को एक एक करके महारानी के शेड्यूल की प्रोफेशनल स्लाइड्स दिखाना शुरू कर दिया। महारानी का प्रोग्राम समझने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, देखो, वैसे तो पूरा प्रोग्राम सेट है, कोई तकलीफ होने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें बस यह नकाब पहनकर ब्लैक कैट बनकर महारानी की सिक्योरिटी करनी है, बाकी सारा काम विनोद और अविनाश संभाल लेंगे। मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम इस मिशन से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम अकेले नहीं हैं जो महारानी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी महारानी की सिक्योरिटी करने वाले हैं और महारानी अपनी स्पेशल सिक्योरिटी अपने देश से अपने साथ लेकर आएंगी। उनकी सिक्योरिटी वालों के साथ किसी भी हालत में हमें इंटरफेयर नहीं करना है। स्पेशली महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के काम में हमें बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। महारानी का अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास किसी पर है तो अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर है। ये कहने के बाद कैलाश ने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर महारानी की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही अनिका दंग रह गई। उस तस्वीर को स्क्रीन पर देखकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने ये चेहरा, यह आंखें पहले भी कहीं देखी थी। अनिका ने सोचा नहीं था कि कैलाश जिस मिशन पर अनिका को भेजना चाह रहे थे वहां अनिका की मुलाकात इस चेहरे से होगी। अनिका के सामने जो चेहरा नजर आ रहा था वह चेहरा फ्रांस की महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि शक्तिशाली गेंडे की थी।
अनिका को पक्का यकीन था कि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो जिसका चेहरा देख रही थी वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि शक्तिशाली गेंडे का ही था। मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि शक्तिशाली गेंडा महारानी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैसे हो सकता था। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान द रॉयल हाइनेस की सिक्योरिटी ऑफिसर और सबसे भरोसेमंद इंसान कैसे हो सकता था। हालांकि कैलाश ने अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देखे थे। वह एक के बाद एक सारी डिटेल्स अनिका को समझाने लगे, मगर अनिका की नजरें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिख रहे शक्तिशाली गेंडे के चेहरे पर जमी रही। धीरे धीरे अनिका को समझ में आने लगा कि आखिर क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ दुश्मनी मोल लेने के बावजूद शक्तिशाली गेंडे ने इतने लंबे समय तक अपने आप को बचाकर कैसे रखा था। अब धीरे धीरे अनिका को एक बात समझ में आई कि शक्तिशाली गेंडे ने अपने खतरनाक चेहरे के ऊपर जो नकाब पहनकर रखा था वो हमेशा उसे बचाता रहा था। मगर अनिका एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर फ्रांस की महारानी जो दुनिया के सबसे रेपुटेटेड रॉयल फैमिली में से एक को बिलोंग करती थी, वो ऐसे खतरनाक आदमी को अपने साथ क्यों शामिल कर रही थी। क्या कनेक्शन था शक्तिशाली गेंडे और हर हाइनेंस का। क्या महारानी को शक्तिशाली गेंडे की असलियत के बारे में पता था या नहीं। अगर पता था तो महारानी ने इतने खतरनाक आदमी को अपनी सिक्योरिटी का इंचार्ज क्यों बनाकर रखा था। और अगर शक्तिशाली गेंडे के असली चेहरे के बारे में महारानी को कुछ पता नहीं था तो इसका मतलब साफ था कि शक्तिशाली गेंडे ने अपनी असलियत के बारे में महारानी से छुपाया था और महारानी के साथ होने के पीछे शक्तिशाली गेंडे की बहुत गहरी साजिश होगी। हालांकि अनिका के मन में कई सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे, मगर अनिका ने कैलाश को महारानी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया। अनिका चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी। हालांकि कैलाश ने अनिका को जो काम सौंपा था वह उसके लिए बेहद आसान था। अनिका को महारानी के साथ रहकर अपनी ही एक्टिंग करनी थी। जब कैलाश ने अपनी सारी बातें खत्म की तब उनके ठीक बगल में खड़े विनोद और अविनाश ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अविनाश ने अनिका से कहा, देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कंठकाठी ब्लैक कैट से बिल्कुल मिलती है, मगर तुम ब्लैक कैट नहीं हो। इसीलिए किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। हर हाइनेंस के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से पेश आना। तुम्हारी एक छोटी सी भूल भी ब्लैक कैट की गुडविल को खराब कर सकती है, और एक बार ब्लैक कैट की गुडविल खराब हो गई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अविनाश और विनोद की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि अनिका के मिशन पर जुड़ने से उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा था, मगर इस वक्त अनिका उनकी नाराजगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती थी। अनिका ने कैलाश से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि महारानी लंदन क्यों आ रही हैं? अनिका के इस सवाल पर कैलाश ने अपनी गर्दन झुका ली। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कैलाश ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे बेसमेंट रूम से बाहर ले जाते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, देखो वैसे तो ये बातें टॉप सीक्रेट होती हैं, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम में और श्रेया में कभी फर्क नहीं समझा। श्रेया जिस तरह मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी मेरी बेटी हो। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि विनोद और अविनाश को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता होता, मगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मगर याद रखना ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। अनिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और कैलाश की बात आगे बढ़ने का इंतजार करती रही। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, देखो महारानी यहाँ पर कुछ रॉयल फैमिली के कुछ लोगों से मिलने आ रही हैं। मैंने सुना है कि इंग्लैंड के रॉयल फैमिली से कुछ लोगों ने महारानी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन लोगों की मुलाकात द किंग से करवाए। फ्रांस की महारानी द किंग को पर्सनली जानती है और लंदन की रॉयल फैमिली के कुछ लोग द किंग के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि फ्रांस की महारानी इस काम में मीडिएटर बने। द किंग का नाम सुनते ही अनिका की आंखों में चमक आ गई। पिछले कई दिनों से अनिका भी द किंग को ढूंढ रही थी। बूढ़े बाबा ने अस्पताल से निकलने के पहले अनिका से कहा था कि अगर उसे दुनिया के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टक्कर लेनी है तो अनिका को द किंग के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी। एक किंग ही था जो अनिका की मदद कर सकता था। इतने खतरनाक लोगों से जंग लड़ने में कहीं ना कहीं अब अनिका ये फील करने लगी थी कि हालांकि कैलाश अधिकारी ने अनिका को इस मिशन पर अपनी मदद करने के लिए बुलाया था, मगर कहीं ना कहीं इस मिशन के साथ जुड़कर अनिका अपने मिशन को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच रही थी। महारानी की सिक्योरिटी में जुड़ने का सीधा मतलब था कि अनिका अपने आने वाले 3 दिनों में किसी भी वक्त इस दुनिया के मोस्ट वांटेड माने जाने वाले अंडरवर्ल्ड बिजनेसमैन द किंग से मिलने वाली थी। सारी डिटेल्स लेने के बाद अनिका ने कैलाश से कहा, ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। कैलाश ने हैरानी से अनिका को देखते हुए कहा, कहाँ जाना है? कल से मिशन शुरू होने वाला है, तुम यहीं रुक जाओ। अनिका ने कैलाश से कहा, नहीं मुझे अभी जाना होगा।
अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि तीनों बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे और अगर अगले 3 दिनों तक अनिका को मिशन पर निकलना था तो अनिका के लिए बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना भी बेहद जरूरी था। इससे पहले कि कैलाश अनिका को रोकने की कोशिश करते, अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही अपना कॉल आंसर किया, रिया की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। नन्ही सी रिया ने अनिका से कहा, मम्मा आप कहाँ हो? आई मिस यू सो मच। अच्छा मम्मा, आप तो मेरी फ्रेंड प्रिंसेस लतिका को अच्छी तरह से जानती हो। उसका मुझे मैसेज आया है, वो लंदन आने वाली है अपनी दादी माँ यानी कि हर हाइनेंस के साथ। वो अपनी दादी माँ के साथ शायद रेखा मौसी को मिलने की प्लानिंग कर रही हैं। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं भी यहीं मौजूद हूँ? अनिका ने तीनों बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो अभी किसी से ना कहे कि वो लोग लंदन में मौजूद हैं। मगर अब तो अनिका के सारे दुश्मन अच्छी तरह से जान चुके थे कि अनिका लंदन में मौजूद थी, इसलिए अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं था। और अनिका ये भी जानती थी कि तीनों बच्चे रेखा मौसी के महल में बिल्कुल सेफ थे। अनिका प्रिंसेस लतिका को भी अच्छी तरह से जानती थी। कुछ सालों पहले रेखा मौसी ने प्रिंसेस लतिका और रिया की मुलाकात करवाई थी, तब से वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। हालांकि फ्रांस की महारानी हर हाइनेंस की दोस्ती रेखा मौसी से पहले हुई थी। वो पिछले कई सालों से चाहती थी कि रेखा मौसी लंदन की तरह ही एंटिटी कंपनी की स्थापना फ्रांस में भी करे। हर हाइनेंस को रेखा मौसी के काम करने का तौर तरीका बेहद पसंद था। रिया को प्रिंसेस लतिका से मिलने की परमिशन देने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका का फोन डिस्कनेक्ट होते ही कैलाश ने फिर से अनिका से कहा, देखो अगर हो सके तो यहीं रुक जाओ। मगर जब कैलाश ने अनिका के चेहरे की ओर देखा तो वो समझ गए कि अनिका मानने वाली नहीं थी। इसलिए बात बदलते हुए कैलाश ने अनिका से कहा, देखो अपनी सहेली को समझाओ, मैं तो उसे कह कर थक गया। आप जल्द से जल्द उन्हें दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। इतने बड़े खानदान की बहू है वो, अरे उन्हें किस बात की चिंता है? मगर जरा मेरे बारे में भी सोचो, मेरे गुजर जाने के बाद मेरा ये बिजनेस कौन संभालेगा? इसे संभालने के लिए मुझे भी तो एक वारिस चाहिए। आकाश का बिजनेस पिंकी संभालेगी और आकाश और श्रेया का दूसरा बच्चा मेरा बिजनेस संभालेगा। आखिर नाना होने के नाते एक बच्चे पर तो कम से कम मेरा अधिकार होना चाहिए। अनिका कैलाश की यह बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि इस दुनिया में लोग भले ही अलग अलग किस्म के हों, मगर स्वभाव से तो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर हो या फिर कैलाश की तरह अंडरवर्ल्ड डॉन, हर आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस संभालने के लिए उसका भी कोई वारिस हो। अनिका ने कैलाश की बात का मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, अभी मुझे चलना चाहिए। कैलाश के अड्डे से निकलकर अनिका सीधे राजमहल जा पहुंची। रेखा मौसी के महल में पहुंचने के बाद अनिका ने देखा कि बच्चे अपने शानदार कमरे में बने अम्यूजमेंट पार्क में काफी एंजॉय कर रहे थे। रेखा मौसी भी बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके खेल में उनका साथ दे रही थी। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ज्यादा करके बोर्ड गेम खेल रहे थे, मगर वही नन्ही सी रिया तरह तरह की शोर मचाने वाली एक्सबॉक्स गेम खेल रही थी। जैसे ही अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई, उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी शोर शराबे भरे अम्यूजमेंट पार्क में आ गई थी। जैसे ही रेखा मौसी ने अनिका को कमरे के अंदर आते हुए देखा, रेखा मौसी अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए अनिका से कहने लगी, अनिका तुम्हारे तीनों बच्चे बिल्कुल अलग अलग हैं। रिया को शैतानियाँ पसंद है तो अलेक्जेंडर को रिसर्च रिलेटेड गेम्स पसंद है, मगर तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा आर्यन तो सचमुच बहुत समझदार है। जिस रंग में ढालो उसी रंग में ढल जाता है, कभी किस चीज़ की जिद नहीं करता, बहुत समझदार है। ये दोनों बच्चे वाकई में बहुत लक्की हैं कि उन्हें ऐसा बड़ा भाई मिला है। रेखा मौसी की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखें चौड़ी हो गई। अलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़े होते हुए रेखा मौसी के पास आया और अपनी आवाज़ ऊंची करके कहने लगा, सबसे बड़ा मैं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो पूछो रिया को। हालांकि आर्यन को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि अलेक्जेंडर अपने आप को सबसे बड़ा भाई कहलाना चाहता था, मगर इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, अलेक्जेंडर ने जोर देते हुए रिया से पूछा, आप बताओ भी कौन है तुम्हारा बड़ा भाई? नन्ही सी रिया बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। नन्ही सी रिया अच्छी तरह से जानती थी कि पिछले कुछ महीनों से आर्यन एक बड़े भाई होने के सारे फर्ज निभा रहा था, मगर वो अलेक्जेंडर को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए नन्ही सी रिया ने अपनी गेम को पॉज करते हुए पीछे मुड़कर कहा, तुम दोनों ही मेरे बड़े भाई हो, इसमें क्या शक है? आर्यन ने भी रिया की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम ही हमारे बड़े भाई हो। अलेक्जेंडर को आर्यन की रहीम दिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि आर्यन कोई भी चीज़ उसे खैरत में दे। बात अब अलेक्जेंडर के ईगो पर आ गई थी। अलेक्जेंडर ने रिया के हाथों से उसकी जॉयस्टिक्स खींचते हुए कहा, ठीक से जवाब दो, सबसे बड़ा भाई कौन है, मैं या आर्यन?
रिया इस बार सचमुच बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ आर्यन का प्यार था, आर्यन की समझदारी थी, तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का ईगो था। रिया अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी, मगर इस वक्त दोनों भाइयों में से किसी एक को चुनना था। रिया इस बात को लेकर गहरी सोच में डूब गई।